आजकल तो ऑनलाइन शिक्षा हो गई तो कोई मतलब ही नहीं टीचर से ज़्यादा। पेन देना भाई मुझे थोड़ा। धन्यवाद धन्यवाद। चलो भाई, तो आज देख लो मैं 3:30 आ गया हूँ, दोपहर में आ चुके हैं। ठीक है, चलो क्लास करते हैं। आज अरब भूगोल वेतापन पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जब तक सारे साथी आ जाए, थोड़े धीरे धीरे आते हैं सारे लोग, तब तक अपन एक बार जितना अपन ने पढ़ा है एक बार तुम्हारे आंखों के सामने से मैं थोड़ा फटाफट बोल दूं। ठीक है, कि सबसे पहले अपन ने क्या देखी थी? भूगोल की परिभाषाएं देखी थी। परिभाषाएं देखी, किसी को याद है सारी परिभाषाएं? हैं? सबसे पहले नाम किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने नाम दिया था। क्या? जियो और ग्राफोस नाम दे दिया था। ठीक है, जियो और ग्राफोस का मतलब हमने कहा पृथ्वी का वर्णन। फिर हमने कहा स्टेबो की डेफिनेशन। स्टेबो ने क्या डेफिनेशन दी थी? उसने कहा था भाई जो हम देखते हैं, देखने के अंदर, एक सेकंड ना, हाँ जी ओटीपी, अभी एक सेकंड रुकना। व्हाट्सएप पे आया क्या? किस पे आया? एक सेकंड चेक करता हूँ। सेवन 604 क्लास में हूँ मैं ना। हाँ, फिर हमने कहा भैया किसकी बात कर रहे थे अपन? हमने कहा अरे वो क्या नाम है उसका, स्टेबो ने क्या कहा? स्टेबो ने कहा कि भाई ये जो आसमान में देखते हैं अपन, जो स्थल पे देखते हैं, जो हम जल में देखते हैं, जो हम आसपास पशु पक्षी वगैरह देखते हैं, पौधे देखते हैं, फल फूल देखते हैं, कहते हैं इन सबको जानना और जो भी हम देख सकते हैं वो सारी चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमने कहा वही हमारा भूगोल है, सिंपल सी। फिर टोलेमी ने कहा था मानचित्र कला भूगोल है। ठीक है, मानचित्र बनाओ, गाइड टू ज्योग्राफी, आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। हमने कहा ये गजेटियर है भूगोल का, उसके अंदर ऐसी डेफिनेशन। फिर खाल्दुन, हमने कहा पहला पर्यावरणविद था, उसने, खाल्दुन ने भी ऐसी पर्यावरण और मानव के संबंध के रूप में बात की। और फटाफट बोल रहा हूं मैं, एक बार तुम्हारे दिमाग से निकल जाए। फिर कांट ने क्या कहा था? कांट ने कहा था कि मानव के घर के रूप में, मानव के घर के रूप में अगर अध्ययन करते हैं तो उसका हो जाता है। रिस्टोफेन ने क्या कहा था? रिस्टोफेन ने रिच डाइवर्सिटी की बात की थी। हमने कहा कि विविध स्वरूप है, जो विविध तत्व है उनका अध्ययन करना, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करना, जो प्रकृति के अंदर विविधता है, सतह की विविधता है, उसका अध्ययन करना क्या है? वो है। कार्ल सावर ने कहा लैंडस्केप का अध्ययन करना क्या है? अपने ये जो वो है, क्या नाम इसका, ज्योग्राफी है। फिर हमने कहा एक हार्टसॉन की डेफिनेशन, अच्छी डेफिनेशन देखी थी। हार्टसॉन बढ़िया क्या बात कहता है? हार्टसॉन कहता है, एक सेकंड, हार्टसॉन क्या कहता है? हार्टसॉन कहता है कि जो पृथ्वी के अंदर जो सतह पर विविध स्वरूप है उसका सही, एक्यूरेट, व्यवस्थित और तार्किक रूप से वर्णन करना क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। ठीक है, हार्टसॉन, नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939, और पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी हमने कहा 1959 के अंदर। ठीक है, फिर तुम्हारी ये सारी पीटर हेगेट को 3 विषयों के बारे में मैंने कहा था, 3 विषयों के संबंध में इसने बात की है। कौन से? इसने कहा भाई एक तो तुम्हारे कौन से, एक तो सतह का अध्ययन करोगे, फिर अंतर संबंधों का, स्थानिक संरचना का अध्ययन करोगे, विविधता का। तो इसे 3 विषयों के रूप में इसने दिखाया गया। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा पहला चैप्टर। कमेंट निकालो तुम्हारे। आवाज डबल आ रही है। नमस्ते सर, एक बात करनी है, मेहनत कर रहे हैं आप हमारे लिए। ठीक है, जेआरएफ क्वालिफाई करके आपसे मिलना चाहूंगे। अरे मिल लेंगे, जेआरएफ क्वालिफाई करो, मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा यार, तुम करो तो सही है ना। तुम एक बार जेआरएफ क्वालिफाई कर लो, फिर सब कुछ कर लेंगे अपन। कोई तो एक पार्टी करेंगे बढ़िया, चिंता क्यों कर रहे हो? और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अगर ईमानदारी से 6 महीने बैठ गए ना मेरे साथ में, तो जो भी तुम्हारा लक्ष्य लेके चले हो ना, जो ईमानदारी दिखाएगा, मेहनत करेगा, उसको हमेशा सफल होगा। शानदार। और अपने लोगों के बीच में कंपटीशन हो तो ज़्यादा मेहनती है, ज़्यादा लायक है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे। उसी को मिलना चाहिए ना, जो ज़्यादा लायक है, मेहनती है, उसी को मिलना चाहिए। ठीक है, चलो उसके बाद में हमने कहा भैया यूनानी अपन ने पढ़े थे थोड़े से। यूनानी कौन थे? हमने यूनानी से पहले फोनेशियन वासी देखे थे, जो एशियाई कोचक जगह है, जो तटीय टर्की वगैरह वाला क्षेत्र है। फिर गेडिस और कार्थेज में उन्होंने घर बनाया है। फिर हमने कहा उत्तरी अफ्रीका वाला क्षेत्र था, वहां पर रहते ही। ठीक है, बुद्धि वगैरह बहुत थी इनके अंदर। ठीक है, फिर क्यों थे? क्योंकि प्रखर बुद्धि के थे। मिलेट्स, अलेक्जेंड्रिया, ऐसी बातें की थी। फिर होमर की बात की अपन ने। हमने क्या था? हो थाली एक काटी हरी प्लेट, हो थाली एक काटी हरी प्लेट, और रटे पास पड़ोसी, रटे पास पड़ोसी। ये ठीक है। हो से होमर, इलियड, ओडेसी याद रखना। महासागर रिवर है, बीच में क्या है? एक पृथ्वी क्या है? एक डिस्क की तरह है। आकाश कैसा है? लटक रहा है। स्तंभ पे कौन सा स्तंभ है? अपना क्या नाम है उसका? एटलस पर्वत का स्तंभ है। फिर हमने कहा बोना जाए कहां पे? यूरोप। बोरस, नोट्स, हमने कहा जेफाइरस और अपने तुम्हारे यूरस।
ठीक है। तो बोरस हमने कहा ऊपर से ठंडी हवा आएगी, नीचे से तेज हवा आएगी, क्योंकि नोट तेजी से आते हैं ना, तो नोट तूफानी हवा आएगी, इधर से भी तेज हवा आएगी, भयंकर हवा आएगी, इधर से हमने कहा उष्ण हवा आएगी, जिसने यूरस कहा था अपन ने, ठीक है। एक बेंज भी किसी ने बता दिया था। फिर थेल्स हमने कहा, थेल्स ने ज्यामितीय व्याख्या की, प्रमेय बनाए थे, इसलिए इसको प्रमेयों का जनक, ज्यामितीय भूगोल का कहते हैं, या फिर प्रमेयों का जनक कहा जाता है। आयन एंडरसन का पिता कहा जाता है। और थेल्स और एनेक्जिमेंडर को मिलाकर गणितीय भूगोल का पिता कहते हैं। एनेक्जिमेंडर ने क्या किया, नोमोन नामक एक यंत्र का निर्माण किया, सूर्य घड़ी बनाई और उत्तर दक्षिण वो मेरिडियन खींच दी थी, और एनेक्जिमेंडर ने गणितीय भूगोल के अंदर कहते हैं इसको। और पहला मानचित्र बनाने वाला कौन है, एनेक्जिमेंडर है, ठीक है। और मानचित्र के अंदर बीच में क्या दिखाया था, यूनान दिखाया था। फिर हमने कहा डेमोक्रेटस क्या करता है, डेमो देता है। और पाइथागोरस ने गोल बताई है पृथ्वी को, डेमो किसका दिया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। और पाइथागोरस ने गोल पृथ्वी बताई है, और हमने कहा वो गोल एक ऐसा ग्लोब होता है, तो ग्लोब की परिकल्पना भी पाइथागोरस करके जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने हिकेटिस की बात करी, जस्ट पीरियडिस, जिसके अंदर क्रमबद्ध वर्णन है, इसीलिए इसको क्या कह दिया हमने कि भूगोल का पिता कह दिया इसको। फिर हमने कहा पेरिप्लस, तटीय सर्वेक्षण किया, तो पेरिप्लस इसने कह दिया बहुत सारी जनजातियां, स्त्री जनजाति, मातिनी जनजाति, पिग्मी वगैरह इन उसने देखी थी, तो इन जनजातियों का वर्णन किया था इसने, ठीक है। इसके टाइम में कैस्पियन सागर को हरकेनियन कहते थे, और कैस्पियन सागर और फारस की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को मेदिया कहते थे, ठीक है। फिर क्या था, ये तुम्हारा हेकेटिस हो गया। उसके बाद में हेरोडोटस ही से हिस्ट्री, तो हिस्टोरी का इसने लिखी है, हिस्ट्री का पिता ये है। और हिस्टोरिकल रूप से नील के अंदर जो बाढ़ आती है उसका वर्णन ये करेगा। नील के डेल्टा के बाद में डेल्टा शब्द इसने दिया है, याद आ रही बातें, ठीक है। इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल का इतिहास की दृष्टि से, ऐसे करके बातें कर देगा। फिर हमने कहा दो भागों में बांटा, ऊपर डेन्यूब, नीचे तुम्हारी क्या कहते नील नदी, और बीच में कहाँ से जा रही है, हमने कहा तुम्हारा ब्लैक सी को क्या कहा, हमने कहा ये इसने कहा है कि बहुत ही सुंदर, क्या कहते हैं, ओशिन ऑफ मोस्ट वंडरफुल ओशिन, ऐसा मोस्ट वंडरफुल सी कहा है। और कैस्पियन सागर के उसको आंतरिक सागर बताया, ऐसे करके। और पूरे संसार को तीन उसके अंदर बांटा है, किसके अंदर, तीन तुम्हारे भागों के अंदर बांटा, एक ऊपर वाला यूरोप, नीचे लीबिया और एशिया। लीबिया एशिया को किससे बांटा था, हमने कहा मिस्र के पश्चिम से जो रेखा जा रही है वो इसने कहा कि भाई देशांतर जाने वाली, वो यहाँ पे बीच में बांट रही है। और इन दोनों का जितना बराबर है वो किसके, यूरोप के बराबर है। इन दोनों का जोड़ है वो यूरोप के बराबर है, याद आ रही बात है, ठीक है। तो ये बातें किसकी, अपने इसकी बात हो गई, हेरोडोटस की बात आ गई, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या नाम है, हो थाली एक, काटी हरी प्लेट से प्लेटो ने क्या किया कि प्लेट की तरह चपटी नहीं है, दीर्घवृत्तीय है पृथ्वी, और पृथ्वी के केंद्र के अंदर है, बाकी सब पिंड इसके चक्कर काट रहे हैं। इसकी डिडक्टिव मेथड था, अरस्तु के बारे में ये पता होना चाहिए, एक तो ट्रीटीज ऑन द हेवन और मेट्रोलॉजी का इसकी पुस्तक है, ये हमने कहा इंडक्टिव मेथड का आदमी है, ठीक है। फिर हमने कहा अरस्तु हो गया, फिर एनेक्जिमेंट, ये थियोफ्रेस्ट ने वनस्पति भूगोल का पिता कहा था। फिर हमने कहा इरेटोस्थनीज, रटे पास पड़ोसी, तो रटे से हमने कहा कि इरेटोस्थनीज, इसने क्या किया, वर्तमान भूगोल का पिता कहते हैं इसको। हमने कहा भाई इसने जियोग्राफी नाम दिया था, भूगोल का जनक भी कहते हैं इसको। हमने कहा पूरी पृथ्वी की परिधि नापी इसने, 25,000 स्टेडिया नापी थी, पृथ्वी की परिधि किसकी सहायता से, नोमोन की सहायता से नापी थी। विषुवत रेखा मापी थी, 5 कटिबंध दिए थे, एक उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध, 2 शीत कटिबंध, ऐसे करके 5 कटिबंध दिए थे इसने। और तो यही बातें थी इसकी, इसीलिए इसको कह देते हैं, याद करते हैं अपन इसलिए। और हमने कहा फिर बाद में इरेटोस्थनीज के बारे में तुम्हारा हिपार्कस, वैसे एक पोलिबियस भी नाम आता है बीच में, पोलिबियस। हमने कहा पोली जो मिट्टी है उसका अपर्दन नदियों के द्वारा कैसा होता है, ये पोलिबियस बता के गया था, ठीक है। उसके बाद हमने कहा हिपार्कस आ गया। हिपार्कस ने 11 क्लाइमेट के अंदर बांटा था, और अक्षांश देशांतर खींच दिए थे, 360 डिग्री देशांतर में बांट दिया था, एस्ट्रोलेब नामक एक यंत्र बना दिया था। बस इतनी सी बात, और 2-4 बातें मुझे दिमाग में नहीं आ रही। फिर आए थे तुम्हारे रोमन के ऊपर, पोसिडोनिस, लास्ट में पोसिडोनिस, जिसने द ओशिन लिखी है। नमस्कार गुरुजी, ड्यूटी के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपका उद्देश्य एक क्लास, एक टॉपिक हो जाना चाहिए, बस इतनी सी बात होनी चाहिए। बाकी कभी भी लो यार, मैं तो कह रहा हूं मेरे हिसाब से तो ज्यादा बेटर रहता है कि तुम्हारे लिए भाई, अपन जब तुम बाद में लोगे तो 1.5 की स्पीड में चला सकते हो। अभी तो तुम मेरी स्पीड से चलना पड़ता है। वैसे मैं खुद 1.25 की स्पीड से चलता हूँ, 1.25 की स्पीड से ही बोलता हूँ मैं, और मैं रिवीजन इसलिए करवाता हूँ, तुम खुद नहीं करोगे। और मैं चाहता हूँ तुम सबके सिलेक्शन हो यार, जो ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो सिलेक्शन 100% होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने रोमन एम्पायर की बात की थी कल, जिसके अंदर हमने कह दिया था भाई कि जो रोमन एम्पायर कौन सा, जो हमने कहा यूनान के बाद में, यही शास्त्रीय काल के अंदर है, जो रोम के अंदर फली फूली हुई। और इनकी एक विशेषता क्या थी कि ये थोड़े व्यवहारिक लोग थे, ये प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास करते थे। और एक ट्रिक अपन ने देखी थी कि हमने कहा एसपी कैसा है, एसपी टोपा आदमी है, एसपी टोपो। तो हमने कहा ये तुम्हारा स्ट्रेबो, ये तुम्हारा प्लेटो, ये क्या कहते हैं प्लिनी, और ये तुम्हारा टोलेमी, और ये तुम्हारा पोसिडोनियस।
ये 4 नाम याद रहेंगे पहले तो। परंतु मैंने कहा इस स्टेबो से नहीं, एक जुबा नाम का एक व्यक्ति भी था। जुबा हमने कहा केसरी नहीं है, जुबा कैसी है, नीली है। तो नील नदी की उत्पत्ति के बारे में जुबा ने बात करी। स्टेबो हमने कहा कि स्टेबो की तुम कुछ नहीं याद रहे तो एक तो याद रखना इसको प्रादेशिक भूगोल का पिता कहते हैं। 3 इसकी पुस्तकें याद रखना, एक इसकी पुस्तक है ज्योग्राफी का, एक है ज्योग्राफिक एनसाइक्लोपीडिया जिसके अंदर हमने कहा 17 खंड होते हैं। 17 खंड में मैंने बताया था कि भाई 1 से 2 सामान्य परिस्थितियों का वर्णन है, फिर 3 से 10 के अंदर यूरोप का वर्णन है, फिर एशिया का वर्णन है 6 के अंदर, 17वीं के अंदर हमने लास्ट में कहा अफ्रीका का वर्णन है। ऐसी बातें की थी। अगर याद नहीं है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस 3 नाम याद रहने चाहिए, एक तो ज्योग्राफी का, एक ज्योग्राफिक एनसाइक्लोपीडिया और तुम्हारा एक हिस्टोरिक मेमोरीज, हिस्टोरिकल मेमोरीज। ठीक है, ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, ये पुस्तकें याद रखना। और एक चीज इसने कहा कही स्टेबो ने, हमने वहां मिस कर दी। इरेटोस्थनीज ने वहां पे एक्यूमेन कहा था वासस्थान को, इसने ओकुमेन का है। क्या कहा है? ओकुमेन का है। भूमध्य सागर को प्रथम बार मानचित्र पर दिखाने वाला आदमी यही है। वहां पर हमने कहा विश्व पर्वत को भी दिखाएगा ये। ठीक है, ऐसी बात है। फिर प्लिनी के अंदर हमने कहा 2 पुस्तकें इसकी याद रखना, एक तो मिट्रोलॉजी, एक अरस्तु की मिट्रोलॉजी का, इसकी मिट्रोलॉजी पुस्तक है। एक इसकी है हिस्टोरिया नेचुरलिस, हिस्टोरिक मेमोरीज किसकी? स्टेबो की। प्लिनी की हिस्टोरिया नेचुरलिस। ठीक है, तो प्लिनी हमारा नेचुरलिस, ये तुम्हारा मेमोरी के अंदर, स्टेबो मेमोरी, और ये तुम्हारी हिस्ट्री की नेचुरलिस। इसके भी हमने कहा कि भाई 37 खंड है, 36 खंड है, जिसके अंदर हमने कहा आकाश की भी बात करेगा ये, हमने कहा भाई नीचे सतह का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल की बात करेगा, ये जीव विज्ञान की बात करेगा, ये वनस्पति की बात करेगा। ऐसे करके इसके अलग अलग खंड अपन ने देखे थे, इतना डिटेल में नहीं जाना होता। ये हो गया। फिर आता है टोलेमी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं जो ये स्ट्रेबो और टोलेमी, इन रोमनों के अंदर भाई ये सबसे खतरनाक आदमी हो। और इस टोलेमी को तो अंतिम भूगोलवेता कहते हैं, सबसे बड़ा जो शास्त्रीय काल का। ठीक है, इसने क्या दिया? इसने एक तो टोलेमी ने एक ग्रहीय परिकल्पना दी, है ना, प्लेनेटरी हाइपोथेसिस दी। अल्मागेसिस की पुस्तक है, एनएलएमआई की पुस्तक है, एक मैंने बताई थे मैथमेटिकल टेरिटरीज, ये इसकी, या फिर मैथमेटिकल ज्योग्राफी करके की पुस्तक है, एक ज्योग्राफिक सिंटेक्सिस इसकी पुस्तक है, गाइड टू ज्योग्राफी इसकी पुस्तक है। हमने कहा गाइड टू ज्योग्राफी के अंदर 8 खंड है, 8 खंड है। ठीक है, तो पहला खंड है, उसके अंदर नियम है। 2 से 7 तक इसने क्या कहा? 4000 शब्द दिए, 4000 शब्द लिखे हुए। और 8वां जो खंड है उसके अंदर हमने कहा क्या है? 8वें खंड के अंदर इसने मानचित्र बनाया, 27 इसने मानचित्र बनाया। ठीक है, और प्रक्षेप का प्रयोग, बाकायदा प्रक्षेप का प्रयोग किया था। और इतनी शानदार पुस्तक थी, इसीलिए इसको आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं। थॉमसन इसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शन ऑफ मैप ड्राइंग या मैप मेकिंग। ये थॉमसन महोदय इस गाइड टू ज्योग्राफी के लिए कहते हैं। इसे भूगोल का गेजेटियर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसने प्रक्षेप वगैरह का उपयोग किया ही था। और इसने क्या किया? इसके मानचित्र की विशेषता क्या थी? एक तो इसने मानचित्र के अंदर पहली बात तो इसने भारत दिखा दिया था। भारत के अंदर भी हमने कहा बंगाल की खाड़ी तक दिखा दी थी, गंगा और इसकी सहायक नदियों का वो क्षेत्र दिखा दिया था, अपना श्रीलंका देख लिया था। ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र था, या फिर जो अज्ञात क्षेत्र था उसे टेरा इनकॉग्निटो, जो इनकॉग्निटो मोड अपन करते हैं ना कई बार, है ना, पहले जैसे जब भी कुछ ऐसे दिमाग डिस्ट्रैक्ट होते हैं इनकॉग्निटो मोड पे जाते हो तुम, मतलब जो अज्ञात क्षेत्र है जिसकी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, जिसकी हिस्ट्री सेव नहीं होती है, वही मोड उसने कह दिया कि भाई कि अज्ञात क्षेत्र को उसने टेरा इनकॉग्निटो, और अज्ञात महाद्वीप किसको? ऑस्ट्रेलिया को इसने अज्ञात महाद्वीप नाम दिया था। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गई रोमन। इसके बाद पोम्पोनियस मेला है जिसकी 2 पुस्तक है, कॉस्मोग्राफी ऑफ डीकोरोग्राफी। ठीक है, ये पुस्तक होगी इसकी। अभी अपन पढ़ते हैं, अब अपना कौन सा, ये आ गया अपना अंध युग के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, सब करवा दूंगा मैं, सब करवा दूंगा। जीवन की शुरुआत अभी की है सर आपके बैच के साथ, बहुत बढ़िया सविता, जीवन की शुरुआत की है ना, तब जीवन का आराम से आनंद भी लेंगे, क्योंकि जीवन आनंद के लिए है। ये सब किताबें मैं कह रहा हूँ ये पढ़ने के लिए उद्देश्य से ठीक है, बाकी जीवन आनंद होना चाहिए, पढ़ाई भी आनंद होनी चाहिए। नहीं तो क्या मतलब इन अक्षर, काली अक्षर भैंस बराबर है यार, है क्या मतलब है? ये कहाँ अपना जिंदगी, रोटी पहले भी भारी थी भाई, इस डार्क एज से पहले भी रोटी भारी थी, ये नहीं जानते थे तब भी रोटी तो जा ही रही थी, है ना, और इसको जान लेंगे उसके बाद भी रोटी खानी है ना। तो 3 बेसिक चीजें मैं बताता हूँ कि जीवन के अंदर थोड़ा क्लास स्टार्ट करेंगे पर थोड़ी आराम से मजे लेके करेंगे यार, तुम्हें अभी ऐसा तो है नहीं 1-2 दिन में कोर्स करवाना है। ठीक है, तो जब तक मैं मेरी बात नहीं कहता तो 3 चीजें जिंदगी में याद रखना, रोज कहता हूं मैं कि जब तक 3 तरीके से सुखी हो ना तब सुखी हो, वरना सुख नहीं हो। पहला सुख क्या है? निरोगी काया। पहला कौन सा? निरोगी काया, स्वस्थ होना चाहिए। तो अपने स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान देना, तेल लगाई दुनियादारी किसी बता रहा हूं, चाहे कुछ बढ़ो नहीं बढ़ो पर शरीर का ध्यान रख लेना। अगर शरीर है ना तो सब कुछ चल जाएगा, वरना सब कुछ होते हुए भी। तो 3 एसेंशियल चीजें। स्मिथ ने कितने सुख बताए थे हमें? डीएम स्मिथ बताऊंगा तुम्हें, तो खुशहाली सूचकांक बताऊंगा उसका। तब खुशहाली के बारे में डीएम स्मिथ कहता है कि 7 तरह की खुशहाली होती है, 7 तरह के खुशहाली तत्व है, वो 7 अगर तत्व है तो आप खुश हो, ऐसा कहता है। परंतु मैं कहता हूं 3 ही दुनिया के अंदर तत्व है। पहला तत्व है कि स्वस्थ, अगर तुम स्वस्थ है तो खुश हो, अगर नहीं है तो तुम नहीं हो, चाहे तुम्हारे पास में सब कुछ है। फिर दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है पैसा।
कि तुम्हारे पास में पैसा है तो तुम खुश हो। पैसा कैसा कि भाई जिससे तुम खुद के रिसोर्सेज कर लो, खुद का काम चल जाए तुम्हारा और आसपास के लोग। क्योंकि तुम्हारे पास स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य है परंतु पैसा नहीं है तो क्या स्थिति होगी है भाई? शरीर बढ़िया है पर पैसा नहीं तो क्या है, करोगे क्या उसका है? तो रोटी खाने के लिए तो पैसा चाहिए। आसपास के मान लो घर वाला बीमार हो गया कोई, तो उसको दिखाने के लिए जाए, कुछ अब शिक्षा चाहिए तो थोड़े बहुत पैसा ऐसा हो, इतना भी पैसा नहीं अपने तो बहुत कम पैसे के अंदर काम चल जाता है, ठीक है, तो ऐसा पैसा हो, ठीक है। दूसरी चीज पैसा ऐसा ताकि तुम्हारे ऊपर जो निर्भर लोग हैं वो काम चला सके, ये एसेंशियल। अगर ये है ये नहीं है फिर भी नहीं जीवन जी सकते। इतना नहीं कि भाई साहब बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता, इतना वो तो लालच है, वो खत्म नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरी चीज कौन सी, अगर ये दोनों है, मान लो तुम्हारे पास में पैसा भी है, तुम्हारे पास में भाई साहब स्वास्थ्य एकदम फिट हो तुम, तब भी तुम खुश नहीं हो अगर तीसरी चीज नहीं है। कोई बताएगा कौन सी चीज है? कोई बता सकता है कौन सी चीज है? क्या है ये? मैं बताऊं, देखो ये क्या है, ये है संबंध। संबंध, नाजायज संबंध नहीं, वाकई में रिलेशंस, जो अच्छे संबंध है, अच्छे रिलेशन है, अच्छी फ्रेंडशिप, चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे बाहरी संबंध हो, दोस्तों वाले संबंध हो। अगर तुम्हारे कोई ब्याह शादी में कोई बुलाने वाला नहीं है, अगर तुम्हारे सुख दुख में कोई साथ रहने वाला नहीं है, खड़ा होने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं, तुम्हें फोन करने वाला नहीं है, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तुम्हारा हाल जानने वाला नहीं है, तो ये दोनों चीजें हैं। परंतु अगर ये नहीं है तुम डिप्रेशन में रहोगे। क्योंकि जो सेलिब्रिटी है ना, उनके पास ये भी है, फिट, देखा 6 पैक्स एप्स बने हुए हैं उनके, ठीक है, एकदम फिट, शानदार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। परंतु अगर संबंध नहीं, रिलेशन नहीं है, कुछ अच्छे लोग नहीं है, तो जिंदगी में इस पे काम करना, इस पे करना, इसको मत भूल जाना, है ना। क्योंकि मिन का वही दुनिया है, मिन कारी माया है ना। राजस्थान में कहते हैं इंसानों की माया है ये, है ना। तो आदमी होंगे तो आनंद आएगा जीवन का, वरना अकेले रह जाओगे और किसी दिन सुसाइड करना पड़ जाएगा। मेरे साथ में कई ऐसे साथी है जो डिप्रेशन में बैठे हैं, IAS बने हुए हैं, कई कुछ की पोस्ट पे, कोई SDM बना हुआ बैठा है, मौज। हम मान लो हम नहीं बने, हमारी इच्छा थी हमारी बन जाए, हम नहीं बने, परंतु मौज पूरी लेते हैं और बेचारे कोई बन के भी दुख पा रहे हैं। वो तो माइंड सेट है जीने का। क्यों? क्योंकि गप हम भी मारते हैं, गप मारने वाले भी हमारे सामने बैठे हैं, तो कुछ संबंध भी होने चाहिए। तो इन तीनों पर काम करना जिंदगी में करना, तो ऐसा नहीं है तुम एकदम से खुद की, ठीक है। चलो ठीक है, अब अपन आते हैं अपन डार्क एज के ऊपर। इसका नाम ही डार्क है भाई साहब, तो सब कुछ डार्क ही होगा। आत्मसंतुष्टि, आत्मसंतुष्टि तो ही, आत्मसंतुष्टि तो ही, बिल्कुल वो तो मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, संतुष्टि तो नहीं है, ये इच्छा ही तो मार रही है। हमने कहा भैया हम पढ़ते हैं अभी अंधयुग, ये कौन सा काल था? हमने कहा रोमन एम्पायर बहुत बढ़िया चल रहा था जीवन, ठीक है। फिर क्या हुआ कि रोमन एम्पायर खत्म हो गया, पतन हो गया। क्योंकि हर एम्पायर कभी ना कभी खत्म होता ही है। तो हर सत्ता, जैसे मुगल सत्ता एक टाइम पे थी तो लगता था लोगों को ये खत्म ही नहीं होगी भाई साहब, ये कब जाएंगे मुगल, पर वो भी चले गए। अंग्रेजों को लगता था हम ही सर्वे पर वो भी चले गए, ठीक है। तो सत्ता किसी की परमानेंट नहीं रहती। तो जो प्राचीन ग्रीक और रोमन जो सभ्यताएं थी, या फिर मैं कहूं राज्य साम्राज्य थे, वो साम्राज्यों के साथ में वो विकास हुआ था इन क्या कहते हैं ज्ञान का। तो ग्रीक जो साम्राज्य था, यूनानी साम्राज्य था, तो यूनान वाले फले फूले। फिर रोमन स्थापित हो गए, तो रोमनों ने उस काल के अंदर रोमन जियोग्राफर्स थे, ठीक है। फिर कहते हैं रोम का पतन हो गया लगभग तुम्हारे 450 ईस्वी के आसपास, ठीक है। वैसे ये कमजोर तो पड़ना बहुत, लगभग 476 ईस्वी कहते हैं। अपने को सन याद नहीं रखना, एक मोटा मोटी आइडिया के लिए बता रहा हूं। हम इस डार्क एज तो 300 शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अंतिम समय था जो रोमन एम्पायर का, वो एकदम खत्म सा ही था, ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, कुछ ऐसे विशेष बचा नहीं था उनके पास में, तो इतना विकास नहीं हो पाया था। तो जैसे ही रोमन सभ्यता खत्म हुई और कैसे ईसाई धर्म का बोलबाला, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ कि जो इस रोमन साम्राज्य पर कब्जा करके जो लोग आए, उन्होंने क्या किया कि जो ग्रीक और रोमन ज्ञान था ना, जो लाइब्रेरीज थी, उनको जला दिया कुछ को तो। और फिर किसकी, क्योंकि सत्ता प्राप्त करने के लिए कोई भी अगर मोनार्की स्थापित करनी या फिर कहूं किसी के ऊपर कब्जा करना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको धर्म का पागल बना दो, उसको धर्म की डोज दे दो। धर्म की डोज ऐसी देना कि उसके बाद में आदमी लॉजिक प्रश्न नहीं पूछता। तो ये ग्रीक और रोमन क्या है, प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिए थे ग्रीक और रोमन काल के अंदर, ठीक है। तो ये आए ना, तो इन्होंने कहा सबसे पहले तो चर्च को सेंटर में लेके आना पड़ेगा। तो चर्च जब सेंटर में आया तो जो बाइबिल कहती थी वही सही होने लगा, वही ज्योग्राफी हो गई। बाइबिल कहती थी भाई जो भी है वो अपने ईसा मसीह की देन है, वो तो बढ़िया बात है, ठीक है। जो धार्मिक भावना हाथ मत करना हो, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखता भावनाओं का, तुम्हारी हाथ हो जाएगी तो उसको भूंगली करके कहीं डाल लेना हो, मेरा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता धार्मिक भावनाओं का। तो अच्छी बात है, रखनी चाहिए। पर हुआ क्या कि भाई चर्च का कुछ मानना था, पादरियों को कुछ मानना था,
वो अपने कंक्लूजन्स किससे आधारित करते थे कि जो बाइबल में लिखा या फिर कुछ लोगों ने बैठ के जो कुछ कंक्लूजन निकाला, वो ज्योग्राफी है, ना कि प्रत्यक्ष रूप से देखी। वो बेचारों ने घूम घूम के, रोमन वालों ने बेचारों मैप में बनाए थे, सबकी मुंगली करके डाल दी कहीं पे, है कोई मतलब नहीं उनका। तो ऐसे करके वो जो ग्रीक और रोमन सभ्यता था, ज्ञान था, वो अनदेखा कर दिया और उसके ऊपर ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ गया, यूरोप के ऊपर प्रभाव पड़ा ईसाई धर्म का। तो पूरा एकदम कहते ना कि जो सोच थी ना एकदम, वो कहते ना वो एक अंधविश्वास वगैरह फैल गया, मतलब मिथक फैल गए, मिथ्स, धार्मिक जो कट्टरता या फिर कहूं ना धार्मिक जो मान्यता है वो ज्यादा हावी हो गई। अब जैसे मान्यता कैसी कि इनको लगता था कि भाई साहब टी-इन-ओ मैप, फिर प्रचलन के अंदर क्या आया कि पुराने मैप तो छोड़ दिए जो वास्तविकता पर थे, फिर क्या हुआ कि टी-इन-ओ मैप प्रचलन के अंदर आ गए। कि मैप कैसे थे, कहते इसिडोरन नाम का एक व्यक्ति था, इसिडोरन डी सिल्वा ऑफ सिवेले, इसिडोरन नाम का एक व्यक्ति था, 700 ईस्वी के अंदर उसने एक मैप बनाया। क्या मैप बनाया, ऐसा मैप बनाया, देखो ये मैप बनाया उसने, ये मैप बनाया, ठीक है। इस मैप के अंदर इसने क्या किया, ये टी-इन-ओ मैप कहते हैं इसको। इस मैप की क्या खासियत है कि इस मैप में इस भाई ने बताया कि पूरी दुनिया है जो 3 भागों के अंदर बटी हुई है, ठीक है। उसका सेंटर कौन सा है, उसका सेंटर है जेरूसलम, जहां पे ईसाई धर्म की स्थापना की गई है, जेरूसलम उसका सेंटर है, ठीक है। और 3 भाग है, 3 भाग कौन से, कहते ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है वो कौन सा है, ये पीपीटी सही नहीं है, इस पीपीटी को दूसरी लगाता हूं मैं, एक सेकंड ना। जो ऊपरी भाग है वो एशिया का भाग है, कि ऊपरी भाग के अंदर एशिया है, और क्योंकि वहां पे जेरूसलम है तो इसीलिए वो भाग कौन सा है, स्वर्ग है। तो स्वर्ग कहां पर है, एशिया के अंदर है, एशिया में भी कहां पे, जेरूसलम में। फिर का नीचे के 2 भाग, एक यूरोप है, अफ्रीका है। 3 नदियों के द्वारा कहते हैं भैया इनको अलग अलग कर दिया गया था, 3 वाटर बॉडीज के द्वारा, क्योंकि इतनी तो नॉलेज थी उनको। परंतु उनकी दिक्कत ये थी कि वहां से निकले नहीं थे। उनको क्या लगता था, मिथ कितना तगड़ा, मतलब कितनी बड़ी मूर्खता थी कि उनको लगता था कि जैसे पृथ्वी, जैसे बहुत मुश्किल से तो पॉसिबल, ये तुम्हारे पाइथागोरस ने पता लगाया था कि धरती गोल है, उससे पहले तो फ्लैट ही अपन कहते थे, धरती सपाट है। होमर वगैरह वही कर रहे थे बेचारे, ज्ञान प्राप्त करके हमने कहा धरती गोल है, ये वापस उधर ही चले गए। इन्होंने भी कहा धरती कैसी सपाट है, और फिर ये और कह दिया कि धरती के जो किनारे पर पानी है, और मजे की बात क्या है कि पानी तो है वो ठीक है, पर अगर किनारों के ऊपर धरती के पहुंच गए ना, तो अगर उससे थोड़े से भी आगे बढ़े तो तुम नीचे गिर जाओगे, समझे। कि धरती है फ्लैट, ठीक है, तुम अगर इसके बॉर्डर पे चले गए और ज्यादा अगर एकदम बॉर्डर पे जाके आगे बढ़े तो तुम नीचे गिर जाओगे। अब कहां जाओगे, नरक में जाओगे, हैं बताओ। तो इनको डर लगता था बाहर निकलने के लिए। तो इन्होंने जो भी उस समय का जो प्रचार प्रसार या फिर जो धार्मिक रूप से ये इतनी विजडम अपनी थी, उसकी बत्ती लगा दी सारी। क्या कह दिया कि एक तो बाहर जाओगे तो, और क्या कि जैसे जहाज लेके बाहर जाना वैसे गलत माना जाता था। ऐसे कहते थे कि जो दक्षिणी गोलार्ध है ना इस टाइम में अंधकार, वो दक्षिणी गोलार्ध में राक्षस रहते हैं। क्या कहते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में राक्षस रहते हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। कहते थे कि भाई जो समुद्र है ना, समुद्र में राक्षस रहते हैं, इसलिए समुद्र पार नहीं करना है। और अगर तुमने समुद्र पार कर लिया और किनारे तक पहुंच के धरती के नीचे गिर जाओगे, फिर वापस नहीं आ पाओगे, ठीक है। ऐसे करके ऐसी थोड़ी बातें चलती थी अंधकारी। तो ये काल था। तो इस समय ज्योग्राफी का तो मैंने कहा ना क्या हाल हुए ज्योग्राफी के, ठीक है। तो जो पुराना अपन ने इतना ज्ञान लिया था, टोलेमी वोलेमी ने गोल है धरती, ये है नोमोन से अपन ने पृथ्वी की परिधि तक नाप दी थी उस समय, बताओ। और ये आके भाई साहब क्या कर गए। ऐसे ही होता है, ये धर्म की डोज है, ऐसी ये डोज हैवी डोज है, क्योंकि इसके ऊपर लॉजिक या फिर कुछ भी काम नहीं करता। जब तक विज्ञान नहीं है तब तक धर्म से ही एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जैसे अभी ये अपने जो जैसलमेर के अंदर पानी फट गया था, पानी का निकल गया था, वो आर्टिशियन कूप था। तो विज्ञान जब तक नहीं थी तब तक तो हमारे तनोट माता का आशीर्वाद था, वहां पे बहुत सारी चीजें थी। वो जिसके उसके कुआं निकला है ना, वो आर्टिशियन, वो खुद कह रहा है कि कुछ नहीं है, ये सब साइंटिस्ट ये वगैरह ऐसे ही बैठे हैं, ये हमारे माता जी के आशीर्वाद से निकला है, माता जी ने बंद गिरा इसको, ठीक है। मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये कोई इसके पीछे साइंस हो सकती है। सबकी आस्था है भाई, नहीं कह सकते है ना। अभी तो और ज्यादा आहत हो जाए भाई, पहले तो फिर कह देते, अभी तो इतनी भावनाएं आहत हो जाती है जिसकी हद नहीं। तो हमने कहा ये बात एक बार मैं ओरिजिनल जो इसकी है वो एक बार मैं ले लेता हूं, एक सेकंड ना। चलो कोई ना, इसी में देख लेंगे, ठीक है, इसी में कर देता हूं मैं, ठीक है। तो कुल मिला के अपन थोड़ी सी बातें ये देख लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं भाई कौन कौन से। तो ये अंधकार युग था, कब से कब तक का काल कहते हैं, इसे 300 से लेके 1200 तक काल। परंतु मैं इसको क्या कहूंगा, इसे वास्तविकता में क्या माना जाएगा, रोमन साम्राज्य के पतन से लेकर
पतन से लेकर पुनर्जागरण काल तक। हमने कहा 14वीं शताब्दी जिसे हम खोजों का काल कहते हैं, जहां पे हमने खोजे की है, कहते हैं इस काल तक का जो दौर था उस दौर के अंदर अंधकार युग था। ठीक है, तो ईसाई धर्म का बोलबाला था, परंतु इस समय एक नई घटना होती है। वो नई घटना क्या होती है कि इस समय इस्लाम का उदय होता है 610 ईस्वी के अंदर। 610 ईस्वी के अंदर मोहम्मद साहब, उनको पहला सरमन मिलता है, पहला संदेश मिलता है ईश्वर की तरफ से, और आगे चल के फिर हमने कहा इस्लाम की स्थापना हो जाती है 7वीं सदी के अंदर। ठीक है, जैसे ही इस्लाम की स्थापना हुई, यहां पर थोड़ी जगह पे इस्लाम आ गया। ठीक है, कहते हैं उसके बाद में उनके संदेश उनका फिर एक पूरी कल्चर डेवलप हुई उससे। ठीक है, बड़े बड़े शहर बने, भारत के साथ में व्यापार हुआ, भारत के ज्ञान का भी उन्होंने अरबियों ने फायदा उठाया। ऐसे करके अरब भूगोलवेताओं ने उस समय भूगोल को कंधों पर उठाया आपने। ठीक है, तो अंधकार युग ऐसा काल है जब यूरोप के अंदर पूरा काला छा गया है, अंधकार छा चुका है। परंतु उस समय मध्य एशिया के अंदर हमने कहा कि जो अंधकार युग में अरब भूगोलवेता थे, उन्होंने कहते हैं इस भूगोल का झंडा ऊपर उठाया, और भूगोल के जो प्राचीन ये रोमन और ये तुम्हारी यूनानी इतिहासकारों ने जो बातें कही थी, उनको किताबों को पढ़ा, उनको लेकर काम करना शुरू किया। ठीक है, तो ये हमारा हमने इस संदर्भ के अंदर हमें अरब भूगोलवेताओं को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अंधकार युग के अंदर की बातें ये हमने कहा कब से 300 से 1200, क्योंकि ये कैसे लिख दिया हमने कहा ये एग्जैक्ट एक परीक्षा में पूछ लिया था, उसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि 300 से 1200 तक का काल। इसी के अंदर हम कहेंगे कि जो 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं या 13वीं शताब्दी तक का काल जिसमें अरब भूगोलवेताएं हैं, वो हमें आज पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो कौन। ठीक है, अब देखो लाइन पे आते हैं पर अंधयुग के दौरान यूरोप में भौगोलिक ज्ञान में कोई प्रगति नहीं हुई थी। ठीक है, ईसाई धर्म का यहाँ पे प्रभाव था बहुत ज्यादा। ठीक है, और हमने कहा यूरोपीय समाज चर्च की धर्मांधता के अंदर, चर्च की जो धर्मांधता थी उसके तहत हमने कहा अंधविश्वास के अंदर ग्रसित हो गया, और बाइबिल के विचार है जो भूगोल पर छा गए थे। ठीक है, पृथ्वी की आकृति को गोल की बजाय तस्तरी डिस्क की तरह मानते थे, और जो कहते थे इस डिस्क का जहां पर एंड है वहां से पृथ्वी फिर खत्म हो जाएगी, वहां लोग नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, ऐसी बातें करते थे, जिसके केंद्र में ईसाइयों का धार्मिक स्थान यरूशलेम को प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, अब देखो एक चीज में जो, हाँ ये है तुम्हारा टी-इनो मैप। टी-इनो मैप, इसको इसिडोरन मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्योंकि इसिडोरन ने बनाया था 7वीं शताब्दी में, इसीलिए इसे इसिडोरन मैप भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा ही ऐसे अलग अलग तरीके के एक मेपा मुंडी नाम का एक मैप भी बना था, जो इसी का थोड़ा या फिर कहूँ परिमार्जित रूप है। इसमें देखो इंटरेस्टिंग क्या है, पूछ सकता है आपको कि टी-इनो मैप के अंदर क्या 3 हिस्से दिखा रखे हैं। तो एक तो दिखा रखा है एशिया जो ऊपर की तरफ है। ठीक है, एक यूरोप तुम्हारा, और एक अफ्रीका, ये दिखा रखे 3 हिस्से। ठीक है, ये 3 हिस्से, और याद रखना ये जो अपना ये है जेरूशलम, ये बीच में एकदम, ये बीच में जेरूशलम। ठीक है, और ये किस भूमि के ऊपर है? ये एशिया की भूमि के ऊपर है, इसीलिए इसको ऊपर दिखाया, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि सूरज कहां से उगता है? पूर्व से उगता है, और पूर्व किधर है? पूर्व की तरफ कौन है? एशिया है। परंतु दिखाना इनको कहा था ऊपर की तरफ, नीचे दिखा देते भाई साहब, भगवान नीचे थोड़ी है ना। तो ऐसे माहौल बनाने के लिए भाई साहब मैप कैसे बनाया कि एशिया को ऊपर दिखाया। क्यों? क्योंकि जेरूशलम ऊपर था, और एशिया भी ऊपर क्यों दिखाया? जेरूशलम है प्लस यहां से सूरज निकलता है, इसीलिए कहा भाई सूरज अपने इधर से निकलता है, पैराडाइज है ये, कहा स्वर्ग, इस स्वर्ग वाला, इसके ऊपर स्वर्ग है। ठीक है, फिर हमने कहा भैया ये यूरोप वाला क्षेत्र, नीचे लेफ्ट में यूरोप और इधर अफ्रीका। अच्छा, एक और चीज यहां से पूछी जाती है कि इनको अलग किन किन सागरों के द्वारा किया गया था। तो देखो आप यूरोप और अफ्रीका के बीच में कौन सा? ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के द्वारा कहते हैं ये तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा क्या कहते हैं, ये एशिया और यूरोप के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में इसने कहा कि तमाइस रिवर है। तमाइस यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये तमाइस लिखा हुआ है, तमाइस कहते हैं इसको। ठीक है, परंतु ये वास्तविकता में क्या है? डोन नदी है, जो अपनी डोन नदी है ना, डोन कहते हैं ये है भाई साहब, जिसके द्वारा इसको अलग किया, यूरोप और एशिया को डोन के द्वारा अलग किया। ऐसा बताते हैं कि तमाइस है, जो डोन का पुराना नाम तमाइस है। ठीक है, ये रेड सी हो गया, या फिर कुछ लोग कहते हैं नील नदी है, कुछ लोग नील नदी कहते हैं, कुछ लोग इसे रेड सी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा इसको अलग किया गया था। किसके द्वारा? हमने कहा अफ्रीका और एशिया को रेड सी के द्वारा अलग किया गया था। ये तुम्हारा यूरोप और एशिया को इसने डॉन नदी के द्वारा अलग किया था, और ये तुम्हारा अफ्रीका और यूरोप को भूमध्य सागर के द्वारा अलग किया गया था। ये देखो टी दिख रहा है तुम्हें, ये टी है, बीच में टी है, और ये तुम्हारा ओ है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टी-इन-ओ मैप कहते हैं। क्या कहते हैं? टी-इन-ओ मैप कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे इसिडोरन मैप कहते हैं, क्योंकि इसिडोरन ऑफ सेविले ने इसका निर्माण किया था 7वीं शताब्दी के अंदर, इसीलिए इसको ये कहते हैं। ठीक है, और इनके विचार कैसे थे कि दक्षिणी गोलार्ध में राक्षस रहते हैं, ऐसी बातें करते थे। तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि ज्योग्राफी का कैसे सत्यानाश किया था इस अपने किसमें? अंधकार युग के अंदर।
चलो आगे देखते। अब हमने कहा अंध युग के अंदर भूगोल का विकास किसने किया? अरब भूगोलवेताओं ने अंध युग के अंदर भूगोल का विकास किया। और हमने कहा क्यों किया? क्योंकि उस समय ईसाई धर्म का बोलबाला वापस से बढ़ने लगा। अब अपन देखते हैं सबसे पहले तो तुम्हें एक ट्रिक बताता हूं जिससे अरब भूगोलवेताओं को याद रखना है। ये अपने अरब भूगोलवेता आ गए। सबसे पहले एक सेंटेंस याद रखेंगे मेरा कि देखो, हाँ सीने में दर्द बता दो तुझे, है ना? ये तो सबके है ही दर्द है, सबके कुछ ना कुछ दर्द तो ही। तो याद रखना ये तुम्हारी पीड़ा ही मैंने हर ली है, आपकी पीड़ा को ही मैंने लिख दिया है कि हाँ सीने में बड़ा दर्द हूं, दर्द है बता दो तुझे। पर ये बात है अगर कुछ किया नहीं जीवन के अंदर तो इस दर्द को सुनने वाला कोई होगा नहीं, है ना? उस दर्द को लेकर फिर मात तो कहते ना, मात तो गोडा बीच गाल रोता रही जो, है ना? ऐसे सर को मुंह घुटनों के बीच में डालकर फिर रोना भली, इस दर्द को कोई सुनेगा नहीं, ठीक है? अगर सफल नहीं हुए, क्योंकि यही कड़वी सच्चाई है दुनिया की। इस हा से होगा हाकल, इब्न हकल, ये इब्न सीना, इब्न सीना, ये है तुम्हारा मसूदी, ये है बरूनी, ये है तुम्हारा इदरिसी, ये है तुम्हारा इब्न बतूता, ता ता बगल में ता ता इब्न बतूता, ठीक है? और ये खालदून, ठीक है? तो पहले ये सेंटेंस याद रखेंगे, हो थाली एक काटी हरी प्लेट, हो थाली एक काटी हरी प्लेट और रटे पास पड़ोसी, उधर खत्म ये। उसके बाद हमने कहा एसपी टोपो, और उसके बाद हमने कहा हाँ सीने में बड़ा दर्द बता दो तुझे। बहुत दर्द है, उसने मैसेज नहीं किया, वो चली गई छोड़ के मुझे, है कि वो किसी और के साथ चली गई, उसके साथ चला गया। ऐसे ही होता है भैया, जिंदगी है। तो हाँ सीने में बड़ा दर्द बता। तो हाकल याद रखेंगे पहले, फिर हमने कहा इब्न सीना, इसको पिता कहते हैं, पापा जी है अरब ज्योग्राफर्स के। फिर हमने कहा मसूदी है, फिर हमने कहा बरूनी है, फिर हमारा इदरिसी है, फिर बतूता और खालदून। याद रहेगा, ठीक है? अब एक एक करके हाकल के ऊपर, सबसे पहले हाकल के ऊपर आते हैं। इस नाम को पता, नाम से आप समझ सकते हो, हाकल मतलब हाँकना, हाँकना। ये बहुत ज्यादा हाँकता था। हाँकता मतलब ऐसे ऐसे कहते ना, ऐसे मतलब रास्ते पर हाँकते हुए चलता था, ठीक है? तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, कहते हैं इसने बहुत सारी यात्राएं की, एशिया की यात्रा की, अफ्रीका की कुछ शहरों की यात्रा की थी, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं इसने यात्राएं बहुत की थी। सबसे बढ़िया यात्रा वाला तो इब्न बतूता है, इसने 75,000 मील की यात्रा की, आगे बताऊंगा, परंतु इसने भी काफी अच्छी खासी यात्राएं की। इसीलिए इसकी एक पुस्तक का नाम है रूट्स एंड रियाम्स। क्या है? ए बुक ऑफ रूट्स एंड रियाम्स। कि किसकी किताब? मार्गों के ऊपर, कि जो रास्तों पर पुस्तक लिखी गई है, रास्तों और परिमंडल, जो रास्तों और परिमंडल, रियाम्स को परिमंडल कहते हैं हिंदी के अंदर, तो रास्तों और रियाम्स पर जो पुस्तक है वो इसने लिखी है। और याद रख कैसे रखेंगे? हमने कहा कि हम जैसे जो गोने बकरी होती है ना, बकरियां रही है, भेड़े, उनको हम हाँकते हुए चलते हैं, ठीक है? ऐसे करते हैं ना, तो ये हाँकते हुए चलता था, इसीलिए रूट के ऊपर चलता था, रास्ते पर चलता था। अब अपन रास्ते पर चलेंगे तो क्या करेंगे? हम बहुत सारी कंट्रीज में से चले जाएंगे। ऐसे रास्ते पर चलते चलते क्या हुआ, हाँकते हाँकते हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंट्रीज से निकल जाएंगे, बहुत देशों तक चले जाएंगे। इतना हाँका था ये कि एशिया, पूरा अफ्रीका, एशिया। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना? संसार के देश देख लिए थे हाँकते हाँकते इसने, ठीक है? अब हाँकते हाँकते देश देखे तो इसको यह भी पता लग गया कि शेप कैसा है पृथ्वी का। तो एक पुस्तक इसकी है पृथ्वी की आकृति, या फिर मैं कहूंगा शेप ऑफ द अर्थ। ये 3 इसकी पुस्तक याद रखनी है। कौन सी? हमने कहा हाँकते हाँकते किसके ऊपर, रास्ते के ऊपर निकल गया था, इसीलिए इसने पुस्तक लिख दी द बुक ऑफ रूट्स एंड रियाम्स, ठीक है? और ये कई कंट्रीज को पार कर गया था, तो इसने पुस्तक लिखी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। फिर इसने शेप देख लिया था हाँकते हाँकते, हमने कहा भाई फिर शेप ऑफ द अर्थ। इसकी 3 पुस्तकें याद रहेगी। ये हाकल की पुस्तक है, पूछ सकते हैं, ठीक है? एक और इसकी पुस्तक और है जिसको काफी फेमस पुस्तक कहते हैं, सूरत अल अर्द। क्या नाम है? सूरत अल अर्द पुस्तक है। कहते हैं पृथ्वी का मुख, जो हमारी किताबों में नहीं लिखी है, पर मैंने कहीं पर इंटरनेट पर सर्च किया था तब मिला था मुझे कि एक और इसकी पुस्तक है सूरत अल अर्द, ठीक है? क्लास में भैया करता हूं फ्री होके, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो। और फिर अपना सीना है। सीना क्या है? सीना अपना किसका चौड़ा होता है? जब तुम सिलेक्शन ले लोगे तो सीना किसका चौड़ा होगा? फादर का होगा। तो ये फादर है, अपने पिताजी है, अरब भूगोलों के पिताजी है, ठीक है? ये उल्टा लिखा हुआ है, हाकल पहले आएगा, सीना बाद में आएगा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, समकालीन नहीं है वैसे। फिर अपने का भैया एक तो पैदल बहुत सारे देशों की यात्राएं की थी, इसीलिए हमने कहा मार्गों और परिमंडलों की पुस्तक, ए बुक्स ऑफ रूट्स एंड रियाम्स। एक टर्म पकड़ेंगे, रूट्स को याद रखेंगे, हमने कहा हाँकते हाँकते, ठीक है? और फिर हमने कहा इसने कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देख लिए थे, संसार के देश देख लेते, और
हाँकते हाँकते घूमते घूमते फिर इसने शेप ऑफ द अर्थ भी देख ही लिया था। ठीक है, एक मैंने और पुस्तक बता दी इसके अंदर, मैं जुड़वा दूंगा, पीपीटी में जुड़वा दूंगा, सूरत अल अर्थ। पृथ्वी के मुख, ये भी इसकी एक पुस्तक थी। ठीक है, तो ज्यादा कठिन है नहीं, अगर कठिन होती तो मैं भुला देता, नहीं क्या कहता मैं छोड़वा देता, परंतु क्योंकि एक ट्रिक बन गई अपनी तो याद कर लेंगे, अच्छा प्रश्न बन गया तो फिर कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट के ऊपर पर। नेक्स्ट अपना अल मसूदी। हमने कहा हाँ, सीने में से मसूदी आ गया, बगदाद का निवासी था। भाई ये सारे लोग हैं ना, ये सब पोली में थे रे, ये सिर्फ ज्योग्राफी के काम नहीं करते, बहुत सारे काम करते, चिकित्सक भी था भाई साहब, अल मसूदी ने बहुत सारे काम किए। तो ये वही आदमी है जिसने, हमने कहा भाई एक इंटरेस्टिंग बहुत चीज बताई भारत के बारे में, कि भारत के मानसून का वर्णन करके गया है, भारत के मानसून का वर्णन, क्योंकि अरब थे व्यापारी लोग, तो जो ये अरब सागर की तरफ, अरब सागर नाम किसके, अरबियों के नाम पे ही तो पड़ा है, तो यहाँ पे अरबी व्यापारी करते थे, व्यापार करते थे यहाँ पे। ये भारत का जो ये मालाबार तट है ना, यहाँ से लेके तुम्हारे अरब जो पेनिनसुला है, यहाँ पर ऐसे व्यापारी वो जहाज चलते थे इनके। तो जो मौसम की खोज, मौसम जो शब्द है ना वो भी अरबी शब्द ही है, मानसून जो शब्द है ना अरबी शब्द ही है, वहीं से उसी कॉन्सेप्ट से लिया है कि हमने कहा मानसून किसको कहते हैं, जब हमारी जो हवाएं हैं जो ऋतु के अनुसार बदल जाए, तो ये इन ऋतुओं का अध्ययन किया था इन्होंने, तो उनमें भाई साहब ये अल मसूदी थे महत्वपूर्ण। ठीक है, हमने कहा याद करने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि एक तो इसकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, किताब मुराज अल दहाब, किताब मुराज। और मैंने याद करने के लिए तुम्हें बताया था कि हमारे राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बढ़िया एनर्जी का तत्व मिलता है। ठीक है, जैसे कई लोग गेटोरेड पीते हैं, एक वो कौन सी 130 रुपए की आती है ना, 130-35 रुपए की रेडबुल, कई लोग रेडबुल पीते हैं, 130 रुपए की आती है वो। ठीक है, कई लोग वो लाल कलर का पानी पीते हैं, ऐसे करके बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स आती है। परंतु राजस्थान के अंदर विशेष तौर पे हमारे एनर्जी ड्रिंक नहीं आती, एनर्जी का एक छोटा सा पुड़िया आता है, उसको कहते हैं मिराज। क्या कहते हैं, मिराज, तंबाकू आता है। ठीक है, तुम्हारे बिहार सब जगह मिलता है, तो बिहार हो गया, यूपी हो गया, जो सब जगह मिलता है, कॉमन है। अपने जो बूढ़े लोग हैं उनका बहुत एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक क्या, एनर्जी वो फूड है ये। तो ऐसे याद रख लेंगे इसको कि मसूदी देनी क्या अपने को, दी मिराज, मसूदी दे मिराज, मसूदी दे मिराज। ठीक है, ऐसे याद कर दो, सीधा याद रहे तो बहुत बढ़िया। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, मसूदी। एक इसने क्या भारतीय मानसून का वर्णन किया था, एक इसको हमने कहा भैया भाषा के आधार पर 7 आवासों का विभाजन किया था इसने। ठीक है, 7 आवासों का विभाजन किया। और कहते हैं इसकी एक पुस्तक थी किताब मुराज, और एक इसकी पुस्तक थी एनाल्स ऑफ टाइम्स, समय विवरणी का। ठीक है, अब मिराज की बात यह करेगा, ये अब मिराज खाने वाला आदमी ऐसे कुछ तो मस्ती में रहता है, दार्शनिक टाइप का हो जाता है। तो पुस्तक देखो, पुस्तक का नाम देखो, सोने के चारागाह और जवाहरातों के खाने, पुस्तक का नाम मिडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ स्टोन्स। क्या पुस्तक है कि मिडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, माइंस ऑफ प्रीशियस स्टोन्स। ठीक है, ये इसकी पुस्तक है, सोने के चारागाह। तो एक तो मिराज आ गई, एक फिर सोना भी चाहिए इसको, फिर एग्जॉर्प्शन और इंस्पेक्शन। तो सोना जहां पर होगा इसका अपन क्या करना है, निरीक्षण करना है। ठीक है, इंस्पेक्शन करना है, ऐसे करके याद रख लेना। एक इसके गजट निर्देश इसने पुस्तक लिखी, इराक ईरान का भूगोल इसने पुस्तक लिखी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको जोड़ जुड़ा के इसको याद करने का प्रयास करेंगे। कैसे, हमने कहा मसूदी दी, हमने क्या है मिराज दी है, साथ में मिराज दाब के ऐसे करते नहीं है गाँव के अंदर, मिराज दाब के, अरे बहुत तो मारो काको है यार, मंत्री तो मेरा ये है, सोना तो मेरे 1 किलो घर पे पड़ा है यार, क्या सोने खाए है सोना, ऐसे माहौल बनाने वाला। ठीक है, तो सोने का चारागा, ठीक है, जवाहरातों के खाने, सोना चांदी की बातें करेंगे सिर्फ। हाथ में क्या है, हाथ में तंबाकू, अरे बातें करेंगे सोने चांदी की। उपदेश देंगे, उपदेश देंगे, देंगे कि नहीं देंगे, देंगे उपदेश। ठीक है, और हमने कहा गजट निर्देश, निर्देश भी देंगे, निर्देश भी देंगे। ठीक है, इराक ईरान का भूगोल अलग से याद रख लेना। समय की कोई परवाह रहती नहीं है, खेनी मार दी रवा, क्या समय के क्या परवाह है। तो ऐसे करके तुम जुगाड़ से याद कर लो, सीधे तो तुम पढ़ ही रहते, क्या पता मेरे कारण आसान हो जाए तुम्हारा जीवन। ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया। तो मसूदी कैसे याद रखा, दी मिराज, अपन ने मिराज देते ही खेनी खाते ही अपन क्या करते हैं, सोने चांदी की बात करेंगे, उपदेश ठोकेंगे। टाइम की कोई कीमत रहती नहीं है उस समय तो। ठीक है, ना टाइम की कीमत है ना कोई, फिर निर्देश देंगे, उपदेश देंगे, ऐसे करके बस इस तरह से याद रखना है अपने को। बड़ी आनंद से तैयारी करनी है, कोई जोड़ नहीं है। फिर तुम्हारा आता है तुम्हारा अलबरूनी। ठीक है, एक इसने नमक, लवण और जो महासागर का जल था उसके बारे में भी व्याख्या की थी, इसमें लिखा नहीं है, वैसे याद रख लो। मसूदी ने लवण और जल के रंग के अंदर संबंध बताया था। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा अलबरूनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी, क्यों, क्योंकि भारत आया था, भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। इतना इंटरेस्टिंग आदमी कि इसने भारत आकर संस्कृत और सीख ली थी भाई साहब, संस्कृत सीख ली थी।
संस्कृत के अंदर ग्रंथ वगैरह, मतलब संस्कृत पढ़ के भारत के जो पुरानी ग्रंथ है उनसे अध्ययन करके भाई साहब भूगोल के अंदर योगदान दिया इस आदमी ने। ठीक है, खारिज्म का था उज्बेकिस्तान, जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है। इसकी एक महत्वपूर्ण खोज के तौर पे क्या देखते हैं, किसने बताया कि भाई जो ये सुबह सुबह जो डस्ट एंड डाउन वाला काल होता है ना, जैसे मतलब हमने कहा ना उषा काल और संध्या काल, जहाँ पे सूरज सुबह उगता है और जहाँ पे सूर्य अस्त होता है ना, सनसेट और सनराइज, तो उसकी इसने बहुत अच्छी व्याख्या की। मतलब व्याख्या की थी, सिंपल ही थी, परंतु लिखने का प्रयास किया इसने कहा कि ये कब होता है, जब सूरज 18 डिग्री कोण है ना उससे नीचे चले जाए एकदम। जब हम देखते हैं ना सनसेट कब होगा, जब सूरज एकदम क्षितिज के ऊपर आ जाए, क्षितिज मतलब ऐसे पैरेलल आ जाए और 18 डिग्री का कोण रहे, तब तक कहता है कि वही होगा, उससे नीचे जाएगा तो नहीं दिखेगा। ऐसे करके इसने कुल मिला के जो क्यों हमारा डस्ट एंड डाउन वाला काम आता है, मतलब कुल मिला के जो हमारा सनसेट और सनराइज का कारण इसने बताया कि उसकी व्याख्या की इसने कि जब 18 डिग्री से नीचे आएगा तब ये वाला हुआ। सूर्य की जो दिशा है, गति है, उसके ऊपर इसने काफी काम किया था। ठीक है, इसीलिए अक्षांशों का निर्धारण करने के लिए इसने बरूनी ने बड़े काम किए, सूर्य वाले काम किए। देखो सूर्य मतलब उस ये संध्या काल से बड़े बड़े काम, बहुत शानदार। सीधी सूर्य की बात कर रहा है, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा, सूरज की बात करेगा। क्या कहेगा, एक तो सूरज को जब सूरज ऊपर से निकला अपने, तब इसने क्या देखी, परछाई देखी, और परछाई के आधार पर अक्षांश निर्धारित किए इसने। परछाई के आधार पर कैसे, कि जैसे सूरज यहां पर है, तो ये कह रहा है मान लो अक्षांश अगर निर्धारित करने मुझे, सूरज की यहां पर कितनी परछाई होगी, यहां पर ज्यादा, यहां पर कम, यहां पर और यहां और कम और कम और कम, ऐसे करते करते हमने कहा सूरज यहां पर तो एकदम दिखेगा ही नहीं, क्षितिज पे एकदम। ठीक है, ऐसे करके इसने कोशिश प्रयास की कि परछाई के आधार पर सूरज की अक्षांशों का निर्धारण किया। ठीक है, ऐसा काम किया इसने सूरज की बात। तो ये तो परछाई तो ऊपर होगी, तब एकदम मान लो साइड में चला गया सूरज, इधर भी साइड में चला गया, तो जो उषा काल और संध्या काल है उसकी व्याख्या की। तो कुल मिला के सूरज से संबंधित याद रखना, बरूनी ने बड़ा काम किया। और बड़ा कौन है, अपना हिंदुस्तान है, बड़ा हिंदुस्तान है, या तो सूरज बड़ा है या हिंदुस्तान बड़ा है। ठीक है, तो हमने कहा इसने पुस्तक लिखी है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद हिंदी में कहते हैं इसे भारत के दिन, भारत के दिन है इस पुस्तक का नाम। ठीक है, तो किताबुल हिंद लिखी इसने। तहकीकुल हिंद लिखी, या फिर कुछ कहते हैं तारीकुल हिंद, तहकीकुल हिंद। तो बड़ा जब नाम है, बड़ा हिंद है अपना, तो बरूनी की पुस्तक है कौन सी, तहकीकुल हिंद, अपने किताबुल हिंद, ये दो पुस्तकें। ठीक है, इसने एक पुस्तक लिखी थी अल कानून अल मसूदी। ये वो मसूदी नहीं है, ये जो पहले बताया वो, ये गजनी का एक राजा था, उसका बेटा था मसूदी, उसके ऊपर लिखी थी राजी करने के लिए, ऐसे चाटुकारिता के अंदर लिखी गई थी पुस्तक। तो गजनी के साथ में आया था भारत है, चाटुकार तो रहा होगा। गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया, कभी बात करेंगे उसकी भी अपन। ठीक है, तो पूरा एकदम चापलूस आदमी था, गजनी के ऊपर भी लिखेगा। ठीक है, तो एक तो भारत के ऊपर लिखी इसने दो पुस्तकें। ठीक है, हमने कहा मसूदी जो एक राजा का बेटा था उसके ऊपर पुस्तकें लिखी इसने। ठीक है, और देखो किताबुल, सारी किताबुल, सिर्फ मिराज तुम उधर याद रखना। मिराज कौन खा रहा है, मिराज मसूदी दी मिराज। बाकी तुम्हारे जो भी किताबुल आए ना वो सारी यहीं पे है। किताबुल हिंद यहीं पे है, किताबुल जमाकिर यहीं पे है, किताबुल सैयदना यहीं पे ही है, किताबुल अथर अल बगिया, इसे बकी हा भी कहते हैं। ये प्राचीन राष्ट्रों का कालक्रम बताया रखा है इसमें, कि प्राचीन राज्य कैसे स्थापित हुए थे, राष्ट्र कैसे स्थापित हुए थे, इसका एकदम क्रोनोलॉजी बता रखी है इसके अंदर। इतना नहीं पढ़ना अपने, तो तुम अथर अल बकी आहा भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, बखिया। ठीक है, तो बखी आ जाए तो ठीक है, बगी आ जाए तो ठीक है। ये इसकी किसकी पुस्तक है, ये भी इसकी पुस्तक है। जमागिर इसकी पुस्तक है, सैयदना इसकी पुस्तक है, अल तहदीद इसकी पुस्तक है, ये इसकी कुछ पुस्तक हो गई। ठीक है, याद रखें। हमने कहा एक तो अल मसूदी, बड़ा क्या है अपना हिंद है, ज्यादातर यही पुस्तकें पूछते हैं। ठीक है, अल तहदीद इसकी पुस्तक है, जमाकीर, सैयदना, बगिया, द वेस्टेज ऑफ द पास्ट, ये इसकी कुछ पुस्तक है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया अल बरूनी का योगदान। एक तो इसने महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। ठीक है, तो याद रखेंगे भारत एक इब्न बतूता है, एक ये आया है। 2 अरब भूगोल वेता है जो भारत के संदर्भ के अंदर अपने को पढ़ना है। ठीक है, फिर एक हमने कहा सूर्य के बारे में। सूर्य से याद रखना कि सूर्य अगर ऊपर है तो ये क्या देख रहा है, परछाई देख रहा है। सूर्य साइड में है तो ये क्या देख रहा है, उषा काल और संध्या काल। ऐसे करके इसकी व्याख्या करेगा, ये याद रहेगा। हाँ, बादशाह मसूद के कानून, ये भी पुस्तक है इसकी। चलो, याद होना उद्देश्य है, किताब में भी लिखी हुई है। ये कोई अलग इस धरती का कोई भूगोल, इस इंडिया के ज्योग्राफी के अंदर कोई दूसरा कोई टीचर मैं करूँ किसी को उठा लो, इसके अलावा कोई कंटेंट है ही नहीं यार। सब यही पढ़ा रहे हैं, कोई अलग नहीं पढ़ रहे। अपन ये प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें याद कैसे रहेगा। ठीक, इतनी सी बात है, बाकी सबको यही पढ़ाना है। किसी भी कंटेंट में देख लो, सब में यही बातें हैं यार, कोई अलग थोड़ी बता रहा हूं मैं।
बस उद्देश्य ये है कि दिमाग में उतर जाए, प्रश्न सही हो जाए अपना, ठीक है। चलो अपन, और अच्छा एक और चीज इसमें लिखी हुई नहीं है, परंतु तुम्हें पता है कि अपन ने एक यंत्र देखा था एस्ट्रोलेब, कोई बताएगा एस्ट्रोलेब किसने? अभी मैं बताया भी मैंने सुबह, एस्ट्रोलेब, एस्ट्रोलेब, एक एस्ट्रोलेब यंत्र किसने बनाया बताओ? हिपार्कस ने। किसने? हिपार्कस ने, बिल्कुल हिपार्कस ने ये बनाया था, हिपार्कस ने यंत्र, ठीक है। कहते हैं इसके अंदर नहीं लिखी, परंतु बताऊं तुम्हें, इस एस्ट्रोलेब पर पुस्तक लिखने वाला आदमी यही था। क्या है एस्ट्रोलेब की जो विधि तंत्र है ना, उसका कैसे काम करता है एस्ट्रोलेब, कैसे क्या करता है, वो एस्ट्रोलेब पर पुस्तक लिखी है इस भाई ने। एक फोटो मेरे फोन के अंदर है, परंतु यहां लगा नहीं रखी है, बहुत अच्छी, आप चौंक जाओगे भाई साहब, इसकी इतनी अच्छी नॉलेज है। इसने चंद्रमा कैसे सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसकी फोटो बना रखी है शानदार। वो फोटो इसमें लगा ही नहीं है, वो मेरे फोन में रह गई है, बाद में अभी दिखा दूंगा फोन से मैं तुम्हें, अभी लेके, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे। तो एक एस्ट्रोलेब पर पुस्तक भी इसने लिखी है। एस्ट्रोलेब है जो यंत्र था, हमने कहा जो दूरी मापन का यंत्र था, कोण मापन का, जो हमने अक्षांश और देशांतर मापे थे इससे, तो उनके ऊपर भी पुस्तक। कुल मिला के इन्होंने क्या किया था, जो हमारे, और ये अल कानून अल मसूदी है ना, इसका फॉर्मेट क्या था? इसका फॉर्मेट वही फॉर्मेट था जो टोलेमी का फॉर्मेट था। हालांकि जो टोलेमी की अल्मागेस्ट है उसका जो संशोधन है या फिर जो करेगा कौन, इदरिस ही करेगा टोलेमी के काम के ऊपर, परंतु फॉर्मेट यूज किसने किया? अल कानून अल मसूदी के अंदर इसने भी किया है, बरूनी, ठीक है। तो ऐसे घबराना नहीं है, अगर टोलेमी के काम के बारे में थोड़ा सा उससे आइडिया लेने वाला आदमी ये भी है, परंतु टोलेमी की किताब का परिमार्जन करने वाला, उसमें सुधार करने वाला कौन है? इदरिसी है। आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है, इदरिसी, हिपार्कस, ठीक है, ओके। चलो फिर इदरिसी आ गया, इसकी दो पुस्तकें पढ़नी है, इधर 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 देखो, इदरिसी की एक तो अल रुबारी, ठीक है, इधर क्या है? इधर बारी है, इधर बारी है, ऐसे याद रखेंगे इसको। एक ज्योग्राफिया न्यूबेंसिस, तुम्हें पुस्तक ये पूछेंगे ये नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर आता है अपना इब्न बतूता, ठीक है, ये क्या है? इसकी एक किताब याद रखनी है। मोरक्को का निवासी था ये, 1304 के अंदर जन्मा। कहते 75,000 मील की यात्रा की। अरब का मार्को पोलो कहते हैं, क्योंकि एक मार्को पोलो नाम का इटली का एक रोमन टाइम क्या, इटली का एक बहुत साहसी, क्या कहते हैं, खोजी यात्री था, वो बहुत घूम घूम के गया था। तो अरब का मार्को पोलो किसको कहते हैं? इसको कहते हैं इब्न बतूता को कहते हैं। 22 साल की उम्र के अंदर निकल गया था अपने मोरक्को से, क्योंकि उस समय पता है इस्लाम का बोलबाला, मतलब अरब प्रायद्वीप के अंदर तुम्हारे क्या कहते हैं, अफ्रीकन प्रायद्वीप के अंदर, ये अफ्रीका के अंदर मुस्लिम जो ये इस्लामी जो कल्चर थी वो फैलने लगी। तो मोरक्को में पता लगा कि भाई साहब मक्का मदीना ऐसे बड़े स्थान है और वहाँ पर यात्रा करनी चाहिए। सबसे पहले इसके मूड बना, सबसे पहले मक्का जाऊँगा। तो 22 साल की उम्र के अंदर मक्का पहुँचा है। फिर कहते हैं इब्न बतूता को वहाँ पे 2 साधु मिल गए। साधु मतलब कोई पादरी वगैरह, पादरी क्या है तुम्हारे, ये कोई मुस्लिम धर्मगुरु क्या कहते हैं इनको, काजी वगैरह होते ना, तो वैसे लोग मिल गए, कोई पुजारी मिल गए इस्लाम के, ठीक है। वो क्या भारत देख रखा था उन्होंने, तो उन्होंने उसको कह दिया भाई साहब कि इधर से पूर्व की तरफ जाएगा ना तो भाई साहब जन्नत है, खतरनाक माहौल है, असली तो वहीं पे है, क्योंकि इधर तुम्हारे पूरी सत्ता स्थापित कर दी है। यहाँ पे भारत के अंदर देखो सल्तनत काल चल रहा है भारत के अंदर, और भारत के उस समय वैभव गुप्त काल के अंदर भारत तो कितना मतलब कितना पैसा था। इन्होंने बेचारों ने फकीरी देखी, इन बेचारों ने क्या देखा, इनको पता ही नहीं था। अलेक्जेंडर भी इसी फिराक के अंदर आया था, क्योंकि अलेक्जेंडर ने कहानियों में सुना था कि भाई साहब एक ऐसी जगह पूर्व के अंदर, ये तो बेचारा हाथियों के कारण मारा गया था, भागना पड़ा था हाथियों के कारण। बाकी तो भारत की महत्ता का सुना था, पर के ऐसा जन्नत है तो कहीं कहाँ है, पूर्व के अंदर है ऐसा। क्योंकि वहां पर जो व्यापार भी होता था, ये अरबी व्यापारी कहाँ से करते थे, ये पूरे भारत से करते थे। मसाले हो गए, जो भी चीजें, ज्ञान भी। कितना मजे की बात है, जो हमारा 1 2 3 4 है ना, ये 1 2 3 4, ये वाकई में क्या कहते हैं, अंग्रेजी इनको कहते हैं अरेबिक नंबर्स, पर अरब लोग क्या कहते हैं, इन्हें हिंसा कहते हैं। इन नंबर्स को हिंसा कहते हैं, क्यों? क्योंकि भारत से इन्होंने लिया और इनसे यूरोपियनों ने लिया। भारत का नाम नहीं दिया, यूरोपियनों ने कहा अरेबिक नंबर सही है, ठीक है, परंतु उन गधों को कौन पता है, कह रहे ये अरेबिक नहीं है, ये तो बेचारा अरब वाले खुद कह रहे हैं इनको भारत से लिया हमने, नाम ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के इसको किसी ने कह दिया, तब इसके मूड बन गया, यार मक्का तो आया ही था, इसने कहा नहीं यार मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, कहते इधर निकल गया। 2-3 बार वापस मक्का आया, फिर वापस लगभग कहते 22 साल की उम्र में निकल चुका था, बहुत लंबी 75,000 मील की यात्रा की, और दिल्ली, और इतना अनुभव हो गया इसको, क्योंकि 2-3 बार मक्का गया तो धार्मिक रूप से बहुत ऐसे
सारे ऐसे जो इस्लामिक जो पूरे थे, जो अपने कुरान वगैरह सब इसको एकदम खतरनाक आती थी, जो भी ऐसे रिचुअल्स होते ना, जो भी परंपराएं वगैरह सब एकदम शानदार, विद्वान आदमी बन गया। क्योंकि आदमी घूमे फिरे जगह चरे, जो घूमता फिरता है उसको पता लगता है, नॉलेज होती है, उसको मिलता है ज्ञान, उसको ज्ञान हुआ। तो फिर कहते हैं भाई मोहम्मद बिन तुगलक के काल के अंदर ये भारत आया था। तुगलक के काल में भारत आ गया। तुगलक के काल में भारत आया। तुगलक इतना प्रभावित हुआ उससे कि दिल्ली उस समय का जो सेंटर है मेन, उसका दिल्ली का राजधानी का पूरा मेन काजी बनाया उसको। मतलब समझ लो महामंडलेश्वर बनाया इसको, होता ना कि जो एक महत्वपूर्ण आदमी, सबसे बड़ा धार्मिक पुजारी, वो कौन, काजी कहते हैं उसको, है। तो दिल्ली का काजी बनाया इसको, राजधानी का काजी बनाया इसको, इब्न बतूता को। क्योंकि उस समय तुम कह रहे हो यहाँ पे हिंदी नहीं बोलते थे, अरबी भाषा का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो उसको आती थी, वो तो सब सीख के आया था ये, ठीक है। तो उसके अंदर बढ़िया चल रहा था, जो राजकाज था सारा इसी के अंदर होता था। और 7 साल तक कहते हैं भाई साहब ये दिल्ली के अंदर काजी के रूप में रहा। फिर एक इंटरेस्टिंग घटना है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। फिर बाद में कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली के लिए रवाना कर दिया, और लास्ट में मरते मरते बचा था ये, ठीक है। कोई बढ़िया, क्योंकि इसके साथ में एक कांड हो गया था। और फिर चीन के लिए इसको राजदूत बनाकर भेज दिया गया था, और फिर बाद में ये निकल ही गया था चीन होते हुए। फिर बाद में अपना वापस भारत की तरफ इसने नहीं देखा, ठीक है। ऐसा करके इसका भारत से बहुत अच्छा रिश्ता है। और भारत के बारे में बहुत शानदार, इसने अगर किसी की व्याख्या मिलती तो एक तो अल बरूनी से पता लगता है अपने को, ठीक है। और हमने कहा इब्न बतूता की पुस्तक है, कौन सी, रहला ऑफ ट्रेवल्स। इसको रहला भी कहते हैं, इसको किताबुल रहला भी कहते हैं, इसको एक ग्रंथ यात्रा या फिर रहला ऑफ ट्रेवल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इस इब्न बतूता का एक योगदान है जो हमें याद रखना है, ठीक है। हमने कहा ये एक तो देखो, ये एक मानव भूगोलवेता था जिसने मानव सभ्यता व संस्कृति पर अधिक बल दिया। छोड़ो, इसे अरब का मार्को पोलो कहते हैं, पहली बात, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, वो गजनी के काल में आया था, मोहम्मद गजनी के टाइम में बरूनी। और ये किसके काल में आया, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है। बतूता, तू से तुगलक कर लोगे, है बतूता तुगलक, ठीक है। बतूता तुगलक और अल बरूनी तुम्हारा गजनी के काल में, ठीक है। फिर हमने कहा ये भारत आ गया था, और भारत की विस्तृत यात्राएं की इसने, ठीक है। और ये शहर का मैंने बताया, काजी वाजी पूछेगा नहीं कोई तुमसे। विषुवत रेखा पर कहते हैं जलवायु उतनी विषम नहीं है जितनी उत्तरी अफ्रीका के समशीतोष्ण भाग में। ये कहता है सबसे खतरनाक जो विषम जलवायु, क्योंकि अफ्रीका के अंदर रेखा है, वहां सहारा के पास में बैठा है भाई साहब। तो इसने कहा भाई साहब उष्ण में तो इतनी नहीं है जब इतनी वहां पर है, ऐसी बात ये करके गया, ठीक है। पुस्तक इसकी रेला नाम की पुस्तक है। इसे एक हिंदी में एक ग्रंथ यात्रा कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे रहला ऑफ ट्रेवल्स कहा जाता है, रहला ऑफ ट्रेवल्स कहा जाता है। हाँ मौलवी कहते हैं ना, ठीक है, मौलवी कहते हैं, ठीक है, ओके, चलो बढ़िया। तो हमने कहा भैया ये रेला, इसको एक कहते हैं किताबुल रेला भी कहते हैं ना, किताबुल रेला, इसका एक नाम किताबुल रहला भी, टेला नहीं, रहला भी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी जानकारी, एक पुस्तक इसकी पूछते इब्न बतूता की, कौन सी, तुम्हें ये मिलान करवाएंगे, किताबों को ये मिलान करवाएंगे और कुछ नहीं करते, ठीक है। इनकी ज्यादा अंदर की डिटेल से ज्यादा इन अरबियों की किताबें महत्वपूर्ण है जिनका मिलान करवाते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा इब्न खालदून, खाली क्या है, खाली बस मुकदमे हो रहे हैं, खाली मुकदमा, याद कैसे रखेंगे, खाली मुकदमा, खाली मुकदमा, ठीक है। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है, मुकद्दिमा, इसकी पुस्तक का नाम है मुकद्दिमा इसकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। 6 खंडों के अंदर लिखिए, 6 खंड छोड़ो तुम तो। मुकद्दिमा इसकी पुस्तक का नाम है। अरब भूगोल, अंतिम अरब भूगोलवेता है, ठीक है, अंतिम। और मैंने तुम्हें एक खालदून की वो भी बताई है, खालदून की डेफिनेशन बताइए, इसके अंदर मानव और पर्यावरण है ना, उसके संबंधों की बात की इसने, उसके संबंधों की बात की। अच्छा एक और कैसे बता रहा है, और इसे प्रथम वातावरण निश्चयवादी भी कहते हैं। मध्यकाल का, ठीक है। और ये बातें क्यों निश्चयवादी कहते हैं इसको, क्योंकि इसने क्या कहा कि जो उष्ण कटिबंध के अंदर जो लोग रहते हैं ना, वो लापरवाह है, थोड़े लापरवाह है, ऐसे ढीले डाले लोग हैं, ऐसे कोई दम वाली बात नहीं है। उष्ण कटिबंध सबके समझता था कि जो सम शीतोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध में जो लोग रहते हैं ना, वो फुर्तीले हैं, वो बुद्धि के अंदर अच्छे है, ऐसी बातें वो भी कहेंगे। ऐसे अपन जानते भी कि जो पहाड़ी लोग होते हैं वो थोड़े साहसी होते हैं, क्योंकि एडवर्स कंडीशन में रहना है तो आदमी को साहसी होना पड़ेगा, फुर्तीले होंगे, साहसी होंगे। तो मैदान के अंदर रहेंगे वो आलसी होंगे, क्योंकि खाना पीना मिल ही रहा है तो आलसी हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे करके ये क्या है, ये एक नियतिवादी चिंतन है, क्योंकि हम क्या करें, हम दशाओं का
प्रभाव किस पे बता रहे हैं हम? दशाओं का प्रभाव, भौतिक दशाओं का प्रभाव मनुष्य पे बता रहे हैं कि चूंकि भौतिक दशाएं ऐसी है इसलिए मनुष्य ऐसा है ना। तो ये नियतिवादी चिंतन हो गया। इसने बोला क्या? इसने कहा कि उष्ण जलवायु के अंदर जो लोग रहते हैं वो लापरवाह, जैसे हम लापरवाह हैं, हम लापरवाह हैं और हम सुस्त हैं, ठीक है। जबकि जो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर रहते हैं वो कैसे हैं? फुर्तीले और बुद्धि में अच्छे होते हैं। क्योंकि उसने देखा था यूनान और रोमन का काल, और फिर ये इन्हीं का अध्ययन किया था, इनको लगता था शीतोष्ण कटिबंध में रहते हैं। अच्छा, ऐसे ही मैं रेड जेल आपको पढ़ाऊंगा ना, तो रेड जेल ने क्या बताया? रेड जेल ने, वो भी वातावरण नीतिवाद था, पर्यावरण नीतिवाद। तो रेड जेल क्या कहता है कि ब्रिटेन और जापान इसलिए आगे बढ़ रहे हैं या फिर इसलिए यहाँ के लोग सक्सेसफुल है क्योंकि यहाँ की दशाएं एक इनके अनुकूल है। तो उसका एक कथन क्या है कि समान दशाएं समान व्यक्तियों को उत्पन्न करती है, समान माइंडसेट को उत्पन्न करती है, रेड जेल का कथन है। और कैसे होता है ये बताता है कि जैसे ब्रिटेन में एक जैसी, ब्रिटेन के जैसी दशा कहाँ पे? जापान के अंदर। तो रिजल्ट भी देखो, वो भी विकसित, ये भी विकसित, वहाँ के लोग भी साहसी, ऐसे मतलब बढ़िया लोग हैं, ऐसे समझदार लोग हैं, बुद्धि प्रखर बुद्धि, जापान के लोग भी हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में जापान और ये देता है, रेड जेल बातें करता है, ऐसी बातें थोड़ी सी है। और एग्जाम्पल क्या है इसका? उष्ण जलवायु और समशीतोष्ण जलवायु का। कहने की बात वही है, बाद में रेड जेल ने थोड़ी एग्जाम्पल के साथ कह दी, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया इब्ने खालदून। और ये अंतिम कहते हैं भैया भूगोलवेता है, अरब भूगोलवेता, जिसका प्रमुख काम है। फिर अपन छोटे छोटे कुछ भूगोलवेता है उनके बारे में देख लेते हैं। कौन सा? एक पुस्तक आती है तुम्हारी अल बल्खी की पुस्तक, अल बल्खी की पुस्तक कौन सी? किताबुल अश्काल, किताबुल अश्काल, ठीक है, किताबुल अश्काल, ठीक है, बल्कि किताबुल अश्काल, ठीक है। इसे जलवायु एटलस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या किया है? विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों के अंदर बांटा है, ठीक है। अल बल्खी जलवायु एटलस, हमने कहा किताबुल अश्काल, इसको भी याद कर सकते हो क्या? बल्कि काल कुछ ऐसे बना लो, इसकी भी ट्रिक बना लो, ठीक है। विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, ठीक है। फिर एक आता है अल याकूबी, इसको कहते हैं नगरीय भूगोल की एक पुस्तक लिखी इसने, और एशिया के नगर, वो भूमध्य सागरीय नगरों की इसके अंदर व्याख्या की थी किसने? अल याकूबी। नगरीय अर्बन ज्योग्राफी पे एक पुस्तक लिखी इसने, और पश्चिमी एशिया और नगर और भूमध्य सागरीय अफ्रीका के नगरों की इसने बात की। एक तुम्हारा अल जहानी है, जिसने अरब देशों को मध्य एशिया के मार्गों का उल्लेख किया था, ठीक है। एक रहमूर मुजी है, जिसने 2 पुस्तकें लिखी, एक है हिंद के करिश्मे, तो मोजी आदमी है, मोजी आदमी क्या देखेगा? करिश्मे देखेगा, ठीक है। एक चीन व जापान का भूगोल इसने लिखा है रहमूर मुजी ने, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो? अल बल्खी की किताबुल अश्काल, अरे बल कल कर दो ना, बाल की कर लो, इसको बाल की, इसको कर लो बाल की, और ये काल, बाल काल, ये है बाल की, अल बाल की, बाल काल, ठीक है, किताबुल अश्काल। चलो, तो ये हो गए तुम्हारे सारे क्या? तुम्हारे अरब भूगोलवेता। एक बार वापस सुना दो तुम्हें पढ़ के, याद हुआ कि नहीं तुम्हें? इतनी सी बात है। शुरुआत कहां से की थी? हमने कहा अंधकार युग। अंधकार युग कहां से शुरू हुआ था? 3री शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक का काल हमने कहा क्या कहलाता है? अंधकार युग कहलाता है। जब हमने कहा रोमन पतन हो गया, रोमन साम्राज्य का, और बाद में पुनर्जागरण काल आ गया, तो उसके बीच का काल। इस काल में यूरोप में कुछ नहीं हुआ, परंतु हमने कहा अरबियों ने क्या किया? इस समय थोड़ा सा भूगोल को आगे लेके गए। अरब में भी हमने कहा हाँ, सीने में बड़ा दर्द, बता दूं तुझे, ठीक है। तो उससे पहले टी-इन-ओ मैप देखा अपन ने। टी-इन-ओ मैप के अंदर सबसे ऊपर क्या था? एशिया था, लेफ्ट में क्या था? नीचे यूरोप था, इधर क्या था तुम्हारा? अफ्रीका था, राइट में इधर अफ्रीका था। कुल मिला के इन्होंने ऐसे घुमा दिया रे। अभी वास्तविकता में क्या है कि यूरोप है, ये तुम्हारा अफ्रीका है, ये तुम्हारा एशिया है। इसने ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये एशिया हो गया, ये यूरोप हो गया, और ये तुम्हारा अफ्रीका हो गया, समझे? इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। और यहां पर इसने क्या बताया? बीच में जेरूसलम है, क्योंकि जेरूसलम जहां होगा वहीं स्वर्ग होगा भाई। हमने कहा जेरूसलम के ऊपर क्या है? स्वर्ग है यहाँ पे, एडम और ईव ये तुम्हारे और रहते हैं वहां पे, पैराडाइज हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसने कहा भैया ये जो है ये डोन नदी है ना, डोन नदी है यहाँ पे, ठीक है। तमाइश क्षेत्र है, तमाइश नदी। और यहाँ पर हमने कहा रेड सी कर दो या फिर नील नदी कह दो। यहाँ पर तुम्हारा भूमध्य सागर है, कौन सा? यहाँ पर बीच में, इसके यूरोप और अफ्रीका के बीच में। और ये है तुम्हारा टी। अच्छा, कुछ कहते हैं कि टी के अंदर कौन सा सागर दिखा है? तो टी के अंदर सागर तुम्हारे भूमध्य सागर दिखा है, ठीक है। टी और ओ तुमने ऐसे बना दिया था। टी-इन-ओ मैप याद रखना, ठीक है। फिर हमने एक एक लेके चले थे। हाँ, सीने में बड़ा दर्द, हाँ से हो गया हाकल। हाकल हमने कहा था हाकेंगे,
क्या आंकेंगे? हमने कहा हाँकते हाँकते हम भेड़े आंक लेंगे, कुछ भी आंक लेंगे। हम क्या करेंगे? रूट पे चल जाएंगे, मार्गों पे चल देंगे। तो मार्गों पे चले तो रूट्स एंड रियल्म्स इसकी पुस्तक है। चलते चलते हमने क्या देखे? हमने बहुत सारे देश देख लिए, तो कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड देख लिया, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इसकी पुस्तक है। फिर हमने देखते देखते पृथ्वी का शेप भी देख लिया, तो शेप ऑफ द अर्थ इसकी एक पुस्तक है। फिर आया सीना। सीना हमने कहा फादर, फादर का सीना बहुत चौड़ा हो जाता है, इसलिए सीना अपना फादर है, अरब भूगोलवेता का फादर है। इसने थोड़ा काम भी किया था, अपन ने काम इग्नोर कर दिया इसका। इसने पर्वतों के अपर्दन के बारे में बात की थी, है ना, अपन ने काम उसका इग्नोर कर दिया। पापा का काम भूल गए तुम। पापा ने क्या किया? पापा ने देखो, पापा ने एक महत्वपूर्ण काम भी किया। एक तो अरब भूगोल का जनक कहते हैं इसे, पिता कहते हैं, और पर्वतीय भागों का अपर्दन व अपक्षय के इस पर इसने काम किया। ठीक है, ये दो हो गए। उसके बाद तुम्हारा मसूदी। मसूदी क्या अपन ने दी? मिराज। जैसे ही खैनी अपन लगाते हैं, मिराज अपन लगाते हैं, तो मैंने कहा अपन किसकी? सोने चांदी की बात करने लग जाते हैं, अपन उपदेश देने लग जाते हैं, अपन निर्देश देने लग जाते हैं। ठीक है, अपने समय की कोई परवाह नहीं रहती है। तो इसके अंदर देखो मिराज याद रख ली। फिर मैंने कहा समय विवरणिका हो गई, सोने के चारा का हो गए तुम्हारे, हैं जवाहरात की खाने हो गई तुम्हारी। फिर हमने कहा उपदेश अपन दे चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं। थोड़ा सा देख लेना कि भारत के मानसून के बारे में बात की इस बंदे ने। ठीक है, ऐसे तो इसकी एक आध पुस्तक किताब नाम से भी है, किताबुल इसरार नाम की एक पुस्तक है इसकी, परंतु फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे किससे? बरूनी से, क्योंकि बरूनी का याद रखो तो अपनी किताबों में लिखी है वही यही है। एक किताब मिराज इसकी है बस, बाकी सारी किताब सारी उसकी रखना तुम। ठीक है, वैसे किताब से नाम इसके भी है 2-4 नाम। किताबुल असराफ नाम की एक पुस्तक है इसकी। ठीक है, पर फिर तुम्हारा वही कंफ्यूजन होगा। किताब अखबार भी नाम की एक पुस्तक है। अच्छा, ये भी याद कर सकते हैं वैसे तो, इसकी ट्रिक के अंदर ही आ जाएगी किताब अखबार। इसराफ इसी की पुस्तक है। किताब अखबार अल जमान पूरी नाम है, किताब अखबार याद रखो इतना सा। ठीक है, तो अपन खैनी खाते हैं, अखबार भी लगाए लेके साथ में। ठीक है, अखबार भी हाथ में लेके बैठ ही जाते हैं। तो इस ट्रिक से जुड़ रहा है इसलिए बता रहा हूं, वरना नहीं बताता। ठीक है, तो किताब अखबार भी याद रख लेना, किताब उल इसरार याद रखना। ये उल जमान है पूरा नाम तो इसका, परंतु इतना ही याद रखना अपने को। ठीक है, फिर ये तुम्हारे सारे इसके याद हो गए तुम्हें। फिर देखो बरूनी, हमने कहा बड़ा क्या? बड़ा सूरज है। तो सूरज ऊपर से जाएगा तो छाया से अपन ने अक्षांश नाप दिए, साइडों में जाएगा तो हमने कहा 18 डिग्री से कम चला जाएगा तो संध्या काल और उषा काल, इनका हमने व्याख्या कर दी। किसने? बरूनी ने। बड़ा क्या? अपना हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान बड़ा है तो हमने कहा किताबुल हिंद तारीखुल हिंद कर दी। ठीक है, और फिर किताबुल जमा की सैयदना बगिया, इसने बगिया क्या कहते हैं, किताब बड़ा है, बड़ा क्या है? बड़ा बाग भी है, बड़ा बाग भी है, बड़ी बगिया भी है ना। तो ऐसे बड़ा के लिख लो जो भी याद कर सको। और किताबुल मसूदी इसकी है, अल मसूदी। इधर इसी के बारे में लिखना, इसने टोलेमी की पुस्तक अल्मागेस्ट का वो संशोधन किया था। टोलेमी का संशोधन, टोलेमी की पुस्तक का संशोधन। ठीक है, चलो इब्न बतूता हमने कहा रेला इसका याद रखना, रेला याद रखना तुम। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के अब्न बतूता, तू से हमने कहा तुगलक हो जाएगा। मार्को पोलो कहते हैं क्योंकि बहुत सारी यात्रा की थी, 75,000 मील की यात्रा की थी, मोरक्को का निवासी था, ठीक है, यात्राएं कर दी। चलो, और लास्ट में तुम्हारा हो गया इब्न खालदून, खाली मुकदमा याद रखना, मुकद्दिमे। और तुम्हारा अंतिम भूगोल में था वातावरण निश्चयवादी था, और तुम्हारे पर्यावरण, इसकी डेफिनेशन के अंदर हमने कहा पर्यावरण और मानव के संबंधों की बात करेगा ये। फिर अल बल की बाल काल याद रख लेना, बाल काल। ठीक है, ये क्या है? जलवायु की एटलस है, विश्व को 14 जलवायु। और अल याकूबी क्या है? हमने कहा अर्बन ज्योग्राफी पर पुस्तक है। रहम और मुजी मौज के अंदर क्या करते हैं? करिश्मे देखते हैं अपन। चीन और जापान का भूगोल, थोड़ा। ठीक है, ये तुम्हारे हो गए अरब भूगोल में था। आया मजा? याद हुए कि नहीं हुए? क्या वापस बोलूं? याद हो गए? ऑल गुड? चलो, तो आज इतना ही टॉपिक करेंगे। ठीक है, कल अपन नेक्स्ट जो अपना पार्ट है कि भाई जो पुनर्जागरण के बाद में कैसे क्या रहता है, कैसे जो अपना आधुनिक काल के अंदर हमारा भूगोल आगे बढ़ता है, वो सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को तो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में।
जयराम जी की, ठीक है। अभी रात को जो अपना सेशन होने वाला है वो तुम्हारा एनसीईआरटी का यूट्यूब पे सेशन हो रहा है, तो आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि तुम ऐसे ही टाइम वेस्ट कर लेते हो, ठीक है, परंतु उसको चाहे 2 की स्पीड में देख लेना, पर एक बार आंखों से बाहर जरूर निकाल लेना। बहुत सारे एकदम बेसिक फैक्ट्स है जो वहां से सीधे पूछे जाते हैं, और मैं वहां पे कोशिश करता हूं कि तुम्हें इधर उधर के थोड़ी जानकारी भी दे दूं, जो जानकारी तुम्हें एग्जाम के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं तुम्हारे प्रश्न बन जाएगा वो, ठीक है। तो साथियों, जयराम जी की कल मिलते हैं क्लास में, बाकी शाम को 9 बजे उधर मिलते हैं यूट्यूब पे। सर जी क्लास का टाइम फिक्स करो। वीरेंद्र, कोई टाइम नहीं है क्लास का, कोई टाइम नहीं है हमारे, ना आने का टाइम था, ना जाने का टाइम है, ना क्लास का टाइम है। हम बिना बताए आ गए थे और बिना बताए चले जाएंगे। तो इस जीवन के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आज यहाँ है कल जिंदा है कि नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है। तो तुम क्यों क्लास का टाइम फिक्स करना चाहते हो? ठीक है, मैं कर दूंगा फिक्स टाइम, फिर तुम्हारी क्लासों का पाप कट जाएगा, नाश हो जाएगा तुम्हारी क्लास का, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक क्लास डेली देने का उद्देश्य है, दोपहर में दे दूंगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो शाम तक दे दूंगा, नहीं तो फिर रात तक दे दूंगा। क्यों लोड लेते हो? और जब भी क्लास होगी उससे 15-20 मिनट पहले अपडेट आ जाता है तुम्हारे पास में। जब लाइव आता हूं तो तुम्हारे पास में फोन के अंदर अपडेट आ जाता है। इससे ज्यादा क्या लोगे रे? तुम्हें क्लास देखनी है, मतलब है कि तुम्हें भाई तुम्हें लाइव से मतलब है या फिर तुम्हें सिलेक्शन से मतलब है ना? 7 नहीं 9 बजे, ठीक है। अरे वो मैसेज डालने से दिक्कत ये है ना यार कि एक दिन मैसेज डाल दिया, ठीक है, अब तुम वापस से फिर जैसे मैसेज तो डालते ही हो ना, अभी जैसे मैसेज डाल के आया था मैं कि क्लास लेता हूं तो डाल देता हूं मैसेज, वैसे ही डाल दूंगा, ठीक है। जब क्लास होगी उससे 15-20 मिनट आधे घंटे पहले तुम्हें सूचना मिल जाएगी कि हाँ भाई क्लास हो रही है, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, तो फिर अपन क्लास लेते हैं, ऐसा मजा आएगा, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा कि तुम्हें फिर पीपीटी पढ़ के सुना दूंगा मैं, और पीपीटी किंग बन जाएंगे अपन, जैसे बाकी बने हुए हैं, तो फिर क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर किताबें देख लोगे तो फिर बोर हो गए क्लास में, कोई मजा नहीं आएगा, तुम कहोगे क्या कहाँ फंस गए यार, क्योंकि फिर इतने सारे, अब देखो अभी तो ये कितना सामान्य लगा है, अभी लास्ट तक तो तुम्हारे टिप्स पे होंगे नाम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें याद किए मैंने छोड़ूंगा क्या? जब तक तुम्हें ये पूरे नहीं याद होंगे ना आदमी, तब तक छोड़ूंगा नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे तुम बोलोगे लास्ट तक, ठीक है। इतनी बार बोल दूंगा, तुम्हारे कान में डाल दूंगा, तुम कहोगे यार डबजिया बापू, छोड़ूंगा नहीं मैं, है ना, क्योंकि मुझे चाहिए सिलेक्शन। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं ना, उनका रिजल्ट रहे इतना भयंकर कि ऐसे छप्पर फाड़ जा, जहां अपने साहब सब जगह एक ही अपने ही बच्चे हो, अपने ही साथी हो, जहां नाम ले भूगोल का नाम लेते ही भूगोल का क्रांति के साथियों का नाम आना चाहिए, ऐसा चाहता हूं मैं। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। आरती लाइव देखने क्या है लाइव यार, लाइव ठीक है, लाइव देख लिया करो, अगर सही आपके टाइम उचित बैठे तो लाइव देख लिया करो, नहीं तो क्या लाइव है, तुम 1.5 की स्पीड में देखो, आराम से देखो, है ना। और मुझे तो ये है कि मैं रात को उठ गया ना, अगर मेरा टॉपिक तैयार हो गया रात को ही डाल दूंगा, सुबह उठा जल्दी तो सुबह ही डाल दूंगा, ऐसा थोड़ा कंफर्ट होना तब मुझे थोड़ा मजा आएगा यार। क्योंकि मान लो मैंने अपने रात को मैंने तैयार करी, क्लास वाला से एकदम सही सेट हो गया मामला मेरा, ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब तुम्हारा दिन भर वेट करूं मैं क्या भाई, अब करें, ऐसा नहीं करूंगा मैं, ठीक है। कह रहे सर मेरा कॉलेज का टाइम है भाई, कितने सारे कमेंट, सिलेक्शन कंफर्म होगा, अब रिजल्ट भयंकर रहेगा सर, बिल्कुल रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और क्या था। अब तुम्हारे कमेंट ही कमेंट, डबजोर तुम, अब तुम कमेंट भी सारे देख रहे हो, उचित नहीं है वो, क्या संभव नहीं है, इतने तो कमेंट कर देते हो तुम, इसीलिए तुम फोकस अभी इधर ही करो, ठीक है। मेरी स्पीड वैसे ही 5 की है, तो तुम देख लिया करो बाद में, और क्या, ठीक है। मैं सुधार करूंगा यार, स्पीड का तो तुम बहुत बोलते हो, पर मैं खुद अगर वीडियो चलाता हूँ ना, तो मैं 2 की स्पीड में ही देखता हूँ, तो मेरे प्रोसेसर इतना तेज हो चुका है भाई साहब कि मुझे धीरे धीरे तो मैं बहुत तुम्हारा कारण चलता हूँ। बाकी अगर मैं मान लो अगर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ ना, अगर मेरी मम्मी पास में से जा रही है, पापा पास में, वो सोचते हैं ये क्या कर रहा है, क्योंकि वो शब्द नहीं पकड़ पाते, मैं तो चल रहा है मेरा काम ना, तो उनको लगता है ऐसी बकवास चल रही है कोई, ये पास आके देखते ना कोई वीडियो काम का चल रहा है, ऐसे देखते हैं। फिल्म देखता हूँ ना मैं, मूवी मैं 2 की स्पीड में देखता हूँ, क्योंकि अपने मेरे को मूवी का कॉन्सेप्ट जानना है, उसकी स्टोरी जाननी है, क्या करनी है, उनकी एक्टिंग ऐसे हाथ हिला रहे हैं वो हिला रहे हैं, उनको नहीं देखना, उससे कोई मतलब थोड़ी है,
भाई कोई अच्छी फिल्म है तो हम चाहते हैं कि उसकी स्टोरी क्या है, कहानी को समझे, उसकी क्या उसके पीछे बैकग्राउंड है, वो चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है ना। अब ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो वो तो इधर इंस्टाग्राम वगैरह पे ये पे दिख ही रहे हैं तो है, तो वहां पर मजा उसके अंदर। तो मैं तो वो भी 2-2.5 ऑप्शन नहीं है 2 से ऊपर का, तो वरना तो मैं वही कर दें। ठीक है चलो ग्रुप बना दीजिए, कर देंगे सब कर देंगे रे। ठीक है बढ़िया, चलो ठीक है। तो कल अपन आते हैं भैया, और कल नया जो तुम्हारा आधुनिक वाला सेक्शन है वो कर लेंगे। ठीक है, बाकी रात को मिलते हैं। ओके बाय।